हेलो बच्चों, तो आज अपन रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट 10th लेक्चर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी। रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे अपन, और रिफ्रैक्शन में अपन ने लास्ट क्लास में ना फॉर्मूले देखे थे कुछ। पहले एक फार्मूला देखा था अपन ने, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं देखते चलना। ये जो फॉर्मूला है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो और इससे जो भी आंसर निकालोगे वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये किसी कर्व्ड सरफेस पर ही लगाना। अगर प्लेन सरफेस हो जाती है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए प्लेन सरफेस हो जाती तो फिर प्लेन सरफेस के लिए ये फॉर्मूला बदल गया था, डी अपेरेंट बराबर डी एक्चुअल अपॉन μ12 ऐसा आ गया था ये। ठीक है, इस फॉर्मूले में ज़रूर ध्यान देना है कि जो एनर्जी है ना वो लाइट एनर्जी वो हमेशा कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 से 2 की तरफ जा रही है। अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो, है ना। ऐसा कोई डाउट है? ऐसा कभी लिखा हुआ है μ12 लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना इसमें कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखनी है आपको। ऐसा थोड़ी ना अब ये पढ़ा दिया कि एनर्जी 1 से 2 जाती है, कल को मैथ्स पढ़ो उसमें भी एनर्जी 1 से 2 जाएगी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में केवल 1 से 2 जाएगी, बाकी दुनिया में 1 और 2 जो होता है वही रहेगा। यहाँ पे μ12 का मतलब क्या है, μ1/μ2। इसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है इस फॉर्मूले का, ठीक है ना, केवल इस फॉर्मूले का लेना देना है। बाकी और कहीं μ12 म्यू रेयर डेंसर लिख रहे हो उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये फॉर्मूले एनर्जी की डायरेक्शन वायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले जैसे लिख दिया, ऐसे किसी ने लिख दिया μ ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब है μ ऑफ वाटर अपॉन μ ऑफ एयर। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है उससे कुछ मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला सेट है पहले ही, है ना। तो ये मैथ्स है, ये फिजिक्स चल रही है, तो इसमें आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। इस फॉर्मूले में एक और वैल्यू आई थी हमारे पास, इस फॉर्मूले का मैग्नीफिकेशन याद करना है आपको। v/u तो होगा ही मैग्नीफिकेशन v/u, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। v किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, μ1 से, और ये आ जाएगा μ2। तो सारी चीज़ें जो भी बताई जा रही हैं देख लेना, ताकि कभी भी अटको तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फिर इसी फॉर्मूले में तुम्हें एक और पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो टर्म दिख रही है, ये टर्म अपने को क्या बताएगी, ये टर्म पावर बताएगी, किसी भी सरफेस की पावर। ये फॉर्मूला ना किसी भी सरफेस के लिए है, सरफेस के लिए, क्योंकि उस सरफेस के पास एक ही रेडियस होगी। यहाँ पे ऐसा R1 R2 तो है नहीं, तो ये एक ही सरफेस का फॉर्मूला है। उस सरफेस की पावर ये हो जाएगी भैया, ये जो बताई गई है। और प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, तभी समझ में आएगा आज का लेक्चर। तो ये पावर हो जाएगी किसी भी सरफेस के लिए। और कोई भी आपसे बोले लेंस की पावर है या मिरर की पावर है, तो पावर लेंस वेंस की नहीं होती है, पावर किसकी होती है, सरफेस की होती है। सरफेस भी कर्व्ड होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस होगी तो फिर वो नेचर ऑफ बीम को चेंज करेगी, कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग। प्लेन मिरर नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ बीम को क्या रखता है, सेम रखता है। तो फिर अपने को स्ट्रेट कोई मिरर दिख रहा है, समतल दर्पण दिख रहा है, उसकी पावर कितनी होती है, 0। ये पहले ही बताया था। इस फॉर्मूले में कुछ और भी चीज़ें आपको बताई थी। इसी फॉर्मूले से अपने को एक और ज्ञान मिला था। अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी पर होता, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता तो u को कितना कर देते, इन्फिनिटी कर देते। समझ रहे हो क्या, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फिर वो लाइंस कहाँ से गुजरती थी, फोकस से गुजरती थी। तो उस समय v की जगह मैं क्या लिख सकता था, f लिख सकता था। तो ये फॉर्मूला फिर कन्वर्ट हो जाता μ2/f बराबर, ये टर्म तो 0 हो जाती क्योंकि इन्फिनिटी पे रख दिया है आपने ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यहाँ से मेरे पास किसी भी कर्व्ड सरफेस की पावर आ गई, किसी भी घूमी हुई सरफेस की पावर वो आज से कितनी आ जाएगी, μ2/f। तो भगवान के लिए कल मैंने काफ़ी ज्ञान पेला इस पर कि भैया 1/f और p वो सब नहीं करना है अपने को। समझ रहे हो क्या, पावर का फॉर्मूला कितना है, μ2/f है, याद रखना है। मिरर में यहाँ पे माइनस और आता था, वो माइनस क्यों आता था, कॉनकेव के वक्त बताया था आपको कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी होती थी, वो माइनस में होती थी, लेकिन पावर उसकी कितनी बनानी थी, प्लस बनानी थी, तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो ये पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे, μ2/f है। और μ2 क्या है, फाइनल जो मीडियम दिख रहा है, क्योंकि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, 1 से 2 जा रही थी, तो फिर ये फाइनल मीडियम होगा। लेकिन अपने केस में अगर मैं जेईई मेंस और नीट की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके दोनों तरफ मीडियम क्या होते हैं, सेम। जैसे आपका कांच का ग्लास है, चश्मा पहना हुआ है, उसमें दोनों तरफ मीडियम क्या है, 1 और 1 है, एयर है, एयर। तो इट डजेंट मैटर कि μ1 है कि μ2 है, अगर दोनों सेम है तो कुछ भी लिख दो।
लेकिन अगर दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग हुए तो फिर आपको फ्लो की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तुम पावर निकाल पाओगे। ये सारा डिस्कशन किया था अपन ने। इसके बाद कुछ फॉर्मूले आए थे जो लोग बाग बताते हैं, ये तो सारा अलग से डिस्कशन था, ये दिमाग में रहेगा तो कोई भी कर्व सरफेस आप फॉलो कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। हमने पावर का फॉर्मूला लिखा था पावर का फॉर्मूला आया था म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम 1/r1 माइनस 1/r2। इसका डेरिवेशन किया था अपन ने, है ना, इसका हमने डेरिवेशन किया था, तो ये पावर आई थी। और यहाँ से 1/f का फॉर्मूला आया था म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ से बिल्कुल कन्फर्म है ये दोनों वैल्यूज़ तभी सेम होंगी जब एयर में होगा। मीडियम भी सेम नहीं, एयर में ये दोनों वैल्यूज सेम आपको करनी है, तो फिर आपको लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा, एयर में, क्योंकि लेंस को एयर में रखोगे तब ये म्यू एम कितना हो जाएगा 1, और ये म्यू एल अपॉन म्यू एम ये केवल क्या हो जाता, म्यू एल हो जाता। अब देखिए म्यू एल -1 म्यू एल -1, तो P इक्वल्स टू 1/f हमेशा वैलिड नहीं है भैया, ठीक है। कब वैलिड है, जब दोनों तरफ का मीडियम कितना होने वाला है, 1 और 1 होने वाला है। अदरवाइज पावर का फॉर्मूला अभी बताया आपको μ2/f। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप μ1 μ2 के चक्कर में मत पड़ना। आप जितने भी सवाल देखोगे नीट और जेई मेंस में, उसमें दोनों तरफ का मीडियम सेम रहेगा। अलग अलग हुआ, अभी मैं थोड़ा बहुत और भी ज्ञान दे दूंगा, तो इसलिए इसको μ/f तो कम से कम याद रख ही लेना। μ/f होना तो μ2 चाहिए, लेकिन फिर भी μ/f हो जाएगा। क्यों, दोनों तरफ अगर मीडियम सेम होगा तो। मिरर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कोई आपसे बोले कि फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। शुरुआत में आपको बताया, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो मिरर का, उसमें फोकल लेंथ की वैल्यू वो आप r/2 लेते हो, है ना। वो r/2 क्यों लेते हो, वहाँ पे कौन सी रेज आएंगी, वो रेज आपको बताई थी, केवल पैरेक्शियल रेज। मार्जिनल रेज के लिए तो दूसरा फॉर्मूला आता था r/2 माइनस r/2 cos थीटा, है ना। तो r माइनस r/2 cos थीटा, तो दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो सब बातें अपनी जगह सही हैं। यहाँ पे अब आप क्या कीजिए कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं ना, वो आप देखते चलिए और आंसर बता दीजिए। चलिए, आप इसमें केवल सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद अपन आ जाएंगे। ये आप कुछ क्वेश्चंस इसमें, ये 1.5 है और ये 1 और ये 2 दिया हुआ है ना। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस सिस्टम की पावर अगर चाहिए हमें, इस सिस्टम की हमें पावर चाहिए, मान लीजिए। तो इस सिस्टम की अगर पावर चाहिए आपको, तो पावर ना कर्व्ड सरफेस की होती है। तो ये जो पहली वाली सरफेस आपको दिख रही है, इस सरफेस की पावर प्लस में होगी कि माइनस में होगी, वो बताया था कल आपको। इस सिस्टम की मतलब इसकी पावर जो आएगी वो प्लस में आएगी। प्लस में क्यों आएगी, वो गड्ढे के अंदर जब भी आपको डेंसर दिखे तो प्लस में पावर आएगी। और पावर का फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 ऊपर 1.5 माइनस 1.5, ठीक है, अपॉन r। r 10 सेंटीमीटर को 10 डिवाइड बाई 100 करोगे 0.1, कितना आ जाएगा, +5। और पावर किस में आई है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, डायप्टर हो जाएगी। ऐसे ही इस वाली सरफेस की अगर पावर की बात करोगे आप, तो इस वाली सरफेस की पावर माइनस आ जाएगी, क्योंकि इस बार गड्ढे के अंदर जो है ना वो रेयर मीडियम है, बाहर 2 है, अंदर 1.5 है। तो वापस से इसको देखोगे 2 और 1.5, तो -0.5 आ जाएगा। और -0.5 डिवाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा, ये -5 डायप्टर। पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 5 डायप्टर -5 डायप्टर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो आपके ये फॉर्मूले लग नहीं पाएंगे इससे ऊपर वाले, क्योंकि इससे ऊपर वाले फॉर्मूले में जैसे आप 1/f लगाओगे या फिर आप पावर लगाओगे, पावर का फॉर्मूला होता था म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम। अब कौन सा मीडियम, म्यू मीडियम आप 1 लिखोगे या म्यू मीडियम में 2 लिखोगे, इसका मतलब वो फॉर्मूले केवल लेंस मेकर फॉर्मूले केवल तभी लगाने हैं जब दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन शायद आपके वही आने वाले हैं। फिर भी ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आपको बता दिया सॉल्व कैसे करोगे। इसमें मेरे को खैर अभी तो 0 ही आ गया, वैल्यूज ऐसी ले ली, लेकिन इसमें अगर हम आपसे पूछ लेते कि पावर तो आपने निकाल लिया, पावर में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपसे फोकल लेंथ पूछते तो आप पूछते सर एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है। अगर एनर्जी ऐसे फ़्लो होती, ये होती फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फिर यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अपन 2/f लिखते।
पावर का फॉर्मूला μ2/f, μ2 मतलब फाइनली कहाँ पे आ गया 2/f, समझ रहे हो क्या। अगर एनर्जी ऐसे फ्लो होती भैया, तो ये फ्लो होती, तो पावर का फॉर्मूला मैं वही लिख रहा हूँ μ2/f, लेकिन वो कितना आ जाता 1/f, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं कि कोई आपको ऐसे ही उल्लू बना दे कि आपसे बोले क्या पढ़ा दिया तुम्हारे सर ने, हमने चश्मा कभी ऐसे रखा तो फोकल लेंथ कुछ और, क्योंकि लाइट ऐसे आ रही थी, फिर हमने चश्मा ऐसे रखा तो लाइट किसी और डायरेक्शन से चली गई, तो क्या चश्मे की फोकल लेंथ चेंज हो गई। तो उसे बोलने का गधे इसलिए चेंज नहीं हो रही क्योंकि दोनों तरफ 1 और 1 है। अगर दोनों तरफ मीडियम अलग अलग होता ना, तो वास्तविकता में आप ऐसे रख रखा है चश्मे को, लाइट ऐसे आ रही है इस तरीके से, और फिर चश्मे को उल्टा कर दिया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम है। तो इसका डिस्कशन मैंने डिटेल में कर लिया है, पिछली क्लास ज़रूर देख लो। अब अपन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, है ना, जो अपने को क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले तो ऐसे बना लीजिए, क्वेश्चन ही है, वर्ड्स में दे नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ये 3/2 है, ये कौन सा लेंस है, मैंने खूब सारा ज्ञान कल दिया हुआ है यार। ये कॉन्वेक्स लेंस मानना पड़ेगा, इसकी पावर प्लस में आ जाएगी शायद, क्योंकि बाहर 1 और 1 है, गड्ढे के अंदर डेंसर है, तो 1 में आ जाएगी, मतलब प्लस में आ जाएगी। प्लस मतलब कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग करना है तो गड्ढे के अंदर, अभी तो डेंसर है, गड्ढे के अंदर रेयर कर दोगे, मतलब बाहर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से बड़ा हो गया तो अपने आप इसका नेचर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब वो सारी चीज़ें लिखवा दी हैं आपको। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसकी पावर और फोकल लेंथ दी हुई है क्वेश्चन ने, ये गिवन है कि इसकी पावर और फोकल लेंथ एयर में ये है, वाटर में दोनों वैल्यूज़ निकाल दीजिए, क्वेश्चन सेम है। ये दिया हुआ है आपको, अपने को P और F निकालना है, कहाँ पे भैया, इसी को उठा के कहाँ पे रख दिया अपन ने, वाटर में रख दिया है। तो क्वेश्चन कैसे बनाऊँ, ये तो क्वेश्चन है ही, लास्ट में ये बोला हुआ है, ये 3/2 है और इसको किस में रख दिया है, 4/3 होता है वाटर का। तो बस यहाँ पे P इन वाटर, F इन वाटर, ये आप बता दीजिए। सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके और पॉइंट्स देखते चलेंगे अपन। चलिए, इससे बहुत सारे आपके मन के विचार क्लियर होने वाले हैं, और मैं सारे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि आपने पहले जैसे भी पढ़ रखा हो सकता है वो आता हो, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, फॉर्मूला बताएंगे आप मेरे को, तो फॉर्मूला बताइए। यहाँ पे आप फॉर्मूला बताइए मेरे को, पावर इन एयर जिसको P बोला गया है। तो पावर का फॉर्मूला था म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम, म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम, और 1/R1 माइनस 1/R2, ये पावर इन एयर का फॉर्मूला था। अच्छा चलिए, पावर वाटर में, पावर इन वाटर वो तो निकालनी थी अपने को, उसका फॉर्मूला जाएगा म्यू लेंस का माइनस म्यू मीडियम का, और 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये कितना आ रहा है, P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, P इन एयर, उसकी वैल्यू 3/2 या 1/2, 1/R1 माइनस 1/R2। अगर ये फॉर्मूला सब तरीके से बता दूंगा मैं कि आप इस तरीके से करो, ऐसे करो, फिर लास्ट में जो समझ में आए उस तरीके से कर लेना आप। तो ये P एयर, P वाटर में बताइए, P वाटर अगर अपन देखेंगे तो P वाटर एलसीएम 3 9 माइनस 8, 1/6 आ रहा है शायद, ये 1/6, 1/R1 माइनस 1/R2। इनका रेशियो ले लो भैया, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता तो P इन एयर अपॉन P इन वाटर वो आता 1/2, 1/6, 3 आ जाता, मतलब क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, और 1/2 के नीचे क्या लिखते हैं, 1/6, 6 ऊपर पहुँचता, 6/2 कितना आ जाता, 3। यहाँ से अपने को समझ में आना चाहिए कि पावर वाटर में कितनी हो जाएगी, P/3, पावर वाटर में कितनी हो जाएगी, P/3 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें पावर माइनस माइनस लगाना चाहते हो क्या, 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5, ये कितना होता है 1.3। तो अभी भी शायद नेचर सेम ही रहेगा, गड्ढे के अंदर हाई ही है ना, माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो अपन ने किया ही है। यहाँ से मेरे को अब बताओ, पावर 1/3 हो गई, पावर 1/3 हो गई, तो नॉर्मली बच्चा ये करता है भैया पावर सर 1/3 हो गई, इसलिए फोकल लेंथ 3 गुनी हो जाएगी, पावर 1/f। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा आपको तभी करना है जब पूरा सवाल एयर में हो, पूरा सवाल एयर में हो तभी ये सब करना है। अगर ऐसे करोगे नहीं आएगा। अपन फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा देते हैं,
फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला बताइए, और फिर दूसरे तरीके से भी आपको करना, उससे भी कर सकते हो। 1/f एयर में उसका फॉर्मूला था हमारे पास, उसका फॉर्मूला था म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। म्यू ऑफ लेंस और म्यू ऑफ मीडियम 1 था, -1, और 1/r1 - 1/r2। फॉर्मूले बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद कर लेना। हो सकता है आपको मेरे आसान लॉजिक याद नहीं हो, फॉर्मूला याद हो जाए। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम पावर के फॉर्मूले में, और ये क्या लिखा हुआ है, म्यू ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, यानी म्यू एल अपॉन म्यू एम, लेकिन अपॉन म्यू एम वो 1 था, ठीक है। और कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि एक आध बार तो फॉर्मूले लगा लो, पता लगा तुमसे, तुम्हारा मित्र बोले बिना लेंस मेकर फॉर्मूले के सब पढ़ा दिया, फिर तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, है ना। मगर मेरे को ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, मैं तो डायरेक्टली पावर से वैसे ही निकाल लेता, लेकिन फॉर्मूला लगा देते हैं। इसके बाद इसमें 1 अपॉन फोकल लेंथ वाटर में, अच्छा वो कितनी आ जाएगी, 3/2 डिवाइड करना पड़ेगा 4/3 से -1। फॉर्मूला है म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ वाटर, है ना, मतलब जो भी मीडियम है वही वाटर ही है, 1/r1 - 1/r2। बोलिए यहाँ से अगर आप देखते तो ये कितना आता, 1 फोकल लेंथ, ये आ जाता 1/2, 1/r1 - 1/r2। और ये और बता दो ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 9/8, यानी 1/8 1/r1 - 1/r2। बोलिए इस बार अगर इनका रेशियो लिया जाता, इसका रेशियो लेते तो FW ऊपर आ जाता शायद, तो FW अपॉन FA, और ये आ जाता 4, यानी कि वाटर में फोकल लेंथ कितनी आ जाती, 4 टाइम्स ऑफ F, ये आ जाती, जो कि वो रिजल्ट नहीं है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि पावर अगर 1/3 हो गई, यहाँ से पावर दिखी थी अपने को 1/3, तो पावर 1/3 है तो फिर फोकल लेंथ 3 गुनी हो जानी चाहिए। वो केवल किस में लगेगा, जब एयर में ही सवाल हो पूरा, अदरवाइज़ या तो आप सलीके से फॉर्मूले लगाइए। अगर ये फॉर्मूले लगा रहे हो तो दिमाग में बिजली कौंधनी चाहिए कि सर ये फॉर्मूले हम तभी लगाएंगे जब दोनों तरफ के मीडियम क्या होंगे, सेम होंगे, तभी तो यहाँ पे म्यू एल अपॉन म्यू एम में कोई एक मीडियम रख पाओगे आप। तो वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और अदरवाइज़ ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली इसकी पावर लिख सकते थे, इसकी पावर लिखते, इसकी पावर कितनी आती, 0.5, मतलब 3/2 - 1 कितना हो गया, 1.5 - 1 ओरली हो जाएगा ये सब क्वेश्चन, 0.5 और 0.5 अपॉन आर, इसकी रेडियस आर मान लो, तो कितनी आ गई 0.5 अपॉन आर, इसकी भी कितनी आ गई 0.5 अपॉन आर, 0.5 अपॉन आर, 0.5 अपॉन आर, 1/r, यही पावर आई है, क्योंकि ये एयर में है इसलिए 1/f। चलिए ये तो हमने ओरली कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इस साइड को देखोगे तो 1.5 - 1.3, तो 0.2 आ जाएगा, तो 0.2/r इधर भी और 0.2/r इधर भी, तो 0.4/r, ये है पावर 0.4/r, 0.4/r ये आ जाएगा, और ये पावर है किसमें, वाटर में। और इसे भगवान के लिए 1/f मत लिखना, क्योंकि मीडियम में है ये, तो 4/3 फोकल लेंथ इन एयर। कंपेयर कर लेना, कुछ नहीं है, 1/r की जगह आप p डाल सकते हो, तो 1/r की जगह p डाल लेना, p डाल दोगे आंसर आ जाएगा, तो सारे आंसर आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ निकाल लेना जो बोली जा रही है, उनसे एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएंगे। ये 4 से 4 इधर कैंसिल भी हो जाएंगे, वो एक बार 1/3 आ जाएगा, एक बार 4 टाइम्स आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ये फॉर्मूले याद करो तो ठीक है, वरना आप देख लो ये मेथड फास्टर भी है और बहुत आसान भी है ना। सही से कैलकुलेशन कर लेना। पावर का फॉर्मूला वो मिरर में आता था -μ/f, और यहाँ पे कितना आया है +μ/f, वो भी निकाला है अपन ने, μ2/v - μ1/v = μ2 - μ1/r, उसी से निकाला हुआ है। और ठीक से कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसी में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप देखते चलो और किसी भी मेथड से कर लेना, आंसर्स बिल्कुल सेम आने चाहिए। चलिए इसमें आप मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको सब शीट में मिलेंगे ये सारे सवाल, बताइए ये अगले सवाल में ये 3/2 ले लीजिए,
और 1 है। नीट और जेई मेंस के क्वेश्चन है तो दोनों तरफ 1 और 1 आ रहा होगा, मतलब मीडियम सेम होगा। इसके बाद इसको काट दिया ऐसे, इसकी ओरिजिनल पावर P है, इसकी फोकल लेंथ F है। तो कुछ डिस्कशन इसका बाद में भी किया था। बताइए इससे एक तो इस तरीके का लेंस मिलेगा, एक इस तरीके का लेंस मिलेगा, ठीक है। और इनको ऐसे रख दिया अपन ने, तो इसकी पावर भी P/2, इसकी पावर भी P/2, और पावर हाफ हुई है तो फोकल लेंथ 2F हो जाएगी, क्योंकि अभी दोनों तरफ क्या है, एयर है। समझ रहे हो क्या, ये इस तरीके। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है, आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन में क्या किया, इन दोनों को उल्टा करके रख दिया। ये तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, इनको उल्टा करके रख दिया ऐसे, इनको उल्टा करके ऐसे रख दिया। रख सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे काटा हुआ है और काट के इन्हें ऐसे रख दिया। बताइए अभी भी यहाँ पे नेट पावर कितनी है, यहाँ पे नेट पावर कितनी है, P/2 अभी भी कितनी रहेगी, P रहेगी। पावर फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो प्लस हो रही है प्लस, माइनस हो रही है माइनस। यहाँ पर भी इसकी पावर भी कितनी है, P/2, इसकी पावर भी कितनी है, P/2। वो प्लस माइनस मत कर देना, उल्टा कर दिया तो उल्टी हो गई पावर। पावर सेम है, पावर डिपेंड नहीं करती कि आपने चश्मा ऐसे रखा है कि ऐसे, पावर सेम रहेगी। फोकल लेंथ वो डिपेंड करेगी एनर्जी पे, उसमें म्यू आ जाएगा, है ना। तो अभी भी नेट पावर तो कितनी रहेगी, P रहेगी। तो वो एक दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें तीसरे क्वेश्चन में अगलों ने क्या किया, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन जो बनाया उन्होंने इसके बीच में मीडियम भर दिया। आपके जेई मेंस या नीट में आपको दिख जाएगा। देखिए ये तो इस तरीके से दो तो थे ही, और इसके बीच में यहाँ पे मीडियम और भर दिया, यहाँ पे 4/3 का मतलब वाटर भर दिया। अब पावर पूछ ली, अब वापस से आपसे पावर पूछ ली गई है। सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेक्चर सारे देख लेना, शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, और यकीन मानिए आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको और वो होगा नहीं। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। जो सबसे आसान तरीके से पढ़ाया जा सकता है ना, वैसे पढ़ाया जा रहा है। तो आप अच्छे से सारे लेक्चर ज़रूर देख लेना, जो जो बताया। पावर ना वो ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती कैसे रखा गया है, सेम ही आ जाएगी पावर इन दोनों केसेस में। यहाँ पे बताइए वापस से, इसके अंदर वाला मीडियम क्या था, 3/2 था। ऐसे इसकी पावर P/2 क्यों रही, वो मैंने आपको बताया कि अभी भी अंदर वाला मीडियम क्या है, 3/2, बाहर वाला मीडियम 1 है, तो वही 3/2 - 1/r। इसमें भी तो यही हो रहा है, इस आधे का 3/2 - 1/r, और इस आधे का भी 3/2 - 1/r। तो यहाँ पर भी वही 3/2 और 1 है, ना मीडियम बदला ना r बदला। बताइए यहाँ पे भी वही है 3/2 और 1, इधर भी क्या है 3/2 और 1, तो अभी भी P/2 ही रहेगी। अब यहाँ पे बताइए ये मीडियम 3/2 है ना, और 3/2 कितना होता है 1.5, 4/3 कितना होता है 1.3। r बदल रहा है क्या, r नहीं बदल रहा है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा के आंसर दे सकते थे। देखिए पावर का फॉर्मूला हमने बताया था μ2 - μ1/r, क्योंकि r सेम है इसलिए पावर ना μ2 - μ1 के प्रोपोर्शनल होगी। मैं सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ आपको, वरना लोग बोलेंगे 3 लेंस बना लो, यहाँ पे एक ये लेंस निकाल लो, उसके लिए निकालो पावर, वही वाला मेथड लगा के, फिर एक ये वाला लेंस, उसका वही फार्मूला लगाओ, फिर लोग बोलेंगे इसका फार्मूला लगाओ। करेंगे वो, आपको मैंने लंबे लंबे तरीके बताए नहीं ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये इतनी आसानी से हो रहा है। तो इसलिए आप कहीं और से पहले पढ़ के आओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसानी से आपको बताया जा रहा है, और इसी से कर लेना भैया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, बताइए पहले डिफरेंस कितने का था म्यू का, 3/2 - 1, यानी 0.5 का डिफरेंस था। 3/2 - 1 कितना हुआ, 0.5 का डिफरेंस था। तो आंसर आ गया भैया, आंसर में कुछ बाकी नहीं है। जब 0.5 का डिफरेंस था तब पावर P थी, तो 1 के डिफरेंस में पावर P/0.5, तो 0.2 के डिफरेंस में आंसर आ गया भैया 2P/5। अब ये तभी जब हमारे नोट्स फॉलो करेंगे आप, वरना आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। मैं फिर से बता देता हूँ, पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर बराबर होती है μ2 - μ1/r। इधर जो जो बोला जा रहा है सुनते चलो, पहले डाउट्स आउट बाद में पूछना, तो क्लास के बाद में, ठीक है। पावर की वैल्यू है μ2 - μ1/r, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला है अपने पास। इसमें r क्या है, और मैथ्स के डाउट मत पूछो, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। मैं अभी बता देता हूँ क्या P/2 नहीं है, ये r और r को तो हटा दो, r तो सेम है। पावर प्रोपोर्शनल आ रही है μ2 - μ1 के। अब तुम किसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, ये यूनिटरी मेथड आप जिसके लिए लगाओ,
अगर आप लगाते हो सर केवल इस आधे के लिए लगाते हैं, चलिए इस आधे के लिए लगाते हैं, तो आधे वाले के लिए यहाँ पे पावर कितनी थी p/2, चलिए आधे के लिए p/2 और आधे के लिए कितना था डिफरेंस 0.5, तो फिर 1 के लिए कितना हो जाएगा p/2 और ये 0.5 नीचे, और अब डिफरेंस कितने का होगा 0.2, लेकिन ये तो आधे की आई ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर यही आएगा 2p/5। मैं कंप्लीट के लिए एक साथ लगा रहा हूँ, तो ये मैथ्स वैथ्स खुद से सीखो भैया, केवल फिजिक्स सिखा रहे हैं अपन। तो ये जो है ना ये वाली लेंस, इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए, दोनों के लिए कुल पावर कितनी थी p थी p, और दोनों में ही डिफरेंस कितना था दोनों में ही 3/2 - 1 यानी 0.5, 3/2 - 1 0.5। अब मैं दोनों की अलग अलग तब निकालता, ये जो p/2 है ना, ऐसे नहीं करूँगा p/2 से कर लिया फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मैथ्स कॉम्प्लिकेट मत करो। मैं तब मान लो यहाँ पे मीडियम कुछ और होता 1/2, अब मैं दोनों की अलग अलग निकालता कि इस p/2 में डिफरेंस 0.5 है, लेकिन इस p/2 में डिफरेंस 1 का है, समझ रहे हो क्या? तो दोनों को अलग अलग मत निकालो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है। डिफरेंस सेम है तो आप डायरेक्टली लगाओ कि टोटल कॉम्बिनेशन में जब म्यू का डिफरेंस था 0.5 तब पावर कितनी थी p, तो 0.5 के लिए p है, तो फिर 1 के लिए कितनी हो जाएगी p/0.5, और अब म्यू का डिफरेंस कितना हो गया है 3/2 और 4/3 यानी 0.2 का डिफरेंस, तो यहाँ से 2p/5 आंसर आ जाएगा। अलग अलग भी निकालोगे तब भी जोड़ोगे ना लास्ट में, तो जोड़ना ही है तो पहले ही जोड़ दो। तो इसका भैया आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2p/5। और इन्हें जो जो तरीके बता रहा हूँ ना मैं नोट्स में, आप ज़रूर देख लेना, जल्दी हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। तो पावर के लिए आपको करीब करीब बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसके बाद इसमें आपसे क्या पूछेगा, ये कटिंग वटिंग के बहुत सारे सवाल वो कर लेंगे, कंसेप्ट में बताते रहता हूँ आपको। अब आपसे ये सिल्वरिंग करवाएगा, लेंस देगा आपको और किसी एक सरफेस की क्या करवाएगा, सिल्वरिंग करवाएगा। तो एक बेसिक से कुछ पॉइंट्स बताना सब मेरे को, और नहीं आए तो ज़रूर हाथ उठाना, मैं वापस से बताऊंगा, और बात ख़त्म होने देना मेरी, बीच में रोकोगे तो वो जो आपको डाउट है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार बात पूरी आप सुन लेना। देखिए ये लेंस है ना, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, और ये मिरर है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इमेज और ऑब्जेक्ट को हम ऐसे मानते हैं कि एनर्जी की फ़्लो की डायरेक्शन में अगर एक्शन के बाद में मिल जाते, एक्शन मतलब या तो लेंस से टकराना या तो मिरर से टकराना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। उस एक्शन से पहले अगर एनर्जी मिल रही है कहीं पे, वास्तविकता में मिल रही है, तो रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट। और अगर एक्शन के बाद में वास्तविकता में मिल रही है तो रियल इमेज। लेकिन अगर एक्शन से पहले आभासी रूप से मिल रही है, काल्पनिक रूप से मिल रही है, तो वर्चुअल। और एक्शन के बाद वास्तविकता में नहीं मिल रही है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन जाएगी। कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बताइए अपने कॉमन सेंस से बताइए, यहाँ से लाइट आएगी तो ये एक्शन से पहले का रीजन हुआ, तो अगर यहाँ पे लाइट मिल जाती तो रियल ऑब्जेक्ट ही मिलता आपको, अगर यहाँ लाइट मिल जाती तो। अगर इसके बाद एक्शन होएगा और रिफ्रैक्शन में लाइट जानी कहाँ चाहिए, आगे जानी चाहिए रिफ्रैक्शन में, तो इसके आगे अगर वास्तविकता में मिल जाती तो रियल इमेज बन जाती। लेकिन इससे पहले काल्पनिक रूप से मिलती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसके बाद मान लीजिए यहाँ से एक लाइट ऐसे चली गई, एक लाइट ऐसे चली गई, तो फिर ये इधर मिल रही होंगी, पीछे मिल रही होंगी, समझ रहे हो क्या? तो इन्हें अपन क्या बोलने वाले हैं, वर्चुअल बोलने वाले हैं। कुछ फंडे आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ पे भी बताइए मेरे को कि इसमें ना, इसमें सेट है, इसमें लाइट यहीं से आएगी और एक्शन के बाद यहीं जाएगी, समझ रहे हो क्या? तो फिर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों यहीं पे बनेंगे, तब तो वो रियल हो जाएंगे, और इधर बन जाएंगे तो वो वर्चुअल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लाइट जा ही नहीं रही है। उसको अपन ऐसे बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसी में सब कुछ होना चाहिए। उसके अपोजिट हो रहा है तो वर्चुअल करते जाओ आप, वर्चुअल। इसका सेंस क्या है, मैं क्या है मिरर से ही सारे लेंस पढ़ा दूंगा आपको। अगर मिरर आता है मेरे को तो लेंस मेरे को आता है, और मेरे को उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसे मेंटली समझनी पड़ेंगी, नहीं समझ रहे तो फॉर्मूले भी लगा लेना, बट आंसर आ जाएगा। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वैसे आप समझ लो। इसमें आप ये बताइए कि ये अपने पास आसानी से चालू करते हैं अपन, ये अपने पास कोई लेंस होता मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में ही लिख रहे हैं और समझते चलना थ्योरी। सिल्वरिंग करेंगे अपन, या तो प्लेन सरफेस पे सिल्वरिंग हो सकती है, या तो कर्व पे सिल्वरिंग हो सकती है, या दोनों तरफ कर्व होते हैं उसमें से किसी एक तरफ
सिल्वरिंग हो सकती है, या फिर आप प्लेन मिरर रख सकते हो, कुछ भी रख दो, सब आंसर आ जाएंगे। इसमें आप बताइए, इसमें पावर बताते चलना मेरे को, है ना। तो इसकी पावर कितनी होती थी? इसकी पावर तो 0 होती थी सर, है ना, प्लेन सरफेस है। इसकी पावर होती थी, अगर ये सर म्यू होता और ये 1 होता तो इसकी पावर होती म्यू माइनस 1/r। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो पावर आ गई। इसकी पावर p और फोकल लेंथ f दिया हुआ है आपको। ये एक लेंस है एक प्रकार का। लेंस क्यों बोल रहा हूँ? जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन हो जाए, उसी को लेंस बोलना है अपने को। अब इसमें अपन ने क्या किया कि इधर कर दी सिल्वरिंग, इधर कर दी सिल्वरिंग। कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं, मेरे को याद भी नहीं है। जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से आंसर बता देंगे अपन। बताइए, यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होता था, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। मतलब लाइट जब आएगी, इधर से आएगी लाइट, तो क्या इस सरफेस को एक बार पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, एक बार पावर का इसने इस्तेमाल किया होगा ना, जो भी कन्वर्ज डाइवर्ज जो भी ये कर सकता था वो करेगा, तो एक बार पावर की ज़रूरत पड़ी अपने को। चलिए ठीक है, फिर ये लाइट इससे टकराएगी, तो फिर ये जो भी कर सकता था वो करेगा, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता, इसकी पावर 0 होती है। इसकी पावर कितनी होती है? 0, क्योंकि ये 0 है। उसके बाद ये वापस से इधर से जाएगा, क्या वापस से पावर की ज़रूरत पड़ेगी? क्या वापस से इससे निकलेगा? तो यानी कि इस सिस्टम में एक तो पहली बात हो रही है रिफ्लेक्शन। इस सिस्टम में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। इसलिए ये बनेगा क्या? मिरर बनेगा। अगर रिफ्रैक्शन होता तब मैं बोलता ये लेंस बनता, तो बनेगा तो ये मिरर ही। अब कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, वो निर्भर करेगा पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। याद होना चाहिए, कॉनकेव की पावर क्या होती थी? कॉनकेव की पावर पॉजिटिव होती थी। नहीं याद? क्या कन्वर्ज ही तो करेगा। पैरेलल लाइट आएगी, उसको कहाँ पे? फोकस पे ले आएगा, सारी लाइट फोकस पे आ जाएगी, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बताइए, यहाँ पे पावर की वैल्यू 2p हो गई क्या? क्या यहाँ पे पावर की वैल्यू 2p हो गई? तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? f/2। पावर 2p क्यों हो गई? क्योंकि इसी सरफेस की होती है पावर। पावर किसकी होती है? इसी सरफेस की। इसकी पावर p क्यों थी? क्योंकि सर ये लेंस है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है ना, तो जो लाइट एक बार यहाँ से निकली अब यहाँ पे वापस थोड़ा आएगी, तो केवल इस बार इस सरफेस को एक ही बार ज़रूरत पड़ी अपनी पावर का यूज़ करने के लिए, इसलिए इसकी पावर कितनी हो गई? p। लेकिन यहाँ पे इस सरफेस पे 2 बार लाइट आएगी, एक बार जाते वक्त भी, एक बार आते वक्त भी, इसलिए इसकी पावर को क्या करना पड़ेगा? डबल। वही इस मिरर की पावर हो जाएगी। और क्या वो पावर अगर मैं बोलूँ तो 2μ - 1 × r हो जाएगी। μ - 1 × r, 2μ - 1 × r आ जाएगी। क्या ये पावर प्लस में आ रही है? अभी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और थ्योरी वोरी नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्लस में आ रही है तो कैसा मिरर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा कैसा मिरर? ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं समझ में आए, वो तुम्हें पहले याद करना पड़ेगा। कॉनकेव की पावर होती है पॉजिटिव, वो मुझे भी पहले याद नहीं होता था, वो याद नहीं हो सकता है, वो समझदारी से ही समझ में आएगा। ये कॉनकेव पावर का मतलब होता है, अगर सारी लाइट को इकट्ठा करोगे तो फिजिक्स वाले बोलते हैं पावर प्लस में है, और पावर को अगर आप रोशनी को फैला देते हो तो रोशनी बुरा मान जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे ये इस तरीके से कॉनकेव है, और ये लाइट आई इधर से, ये लाइट आई इधर से, कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस पे आएगी नहीं आएगी? तो सारी लाइट को इकट्ठा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन क्या इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगी? फिर से मैं बार बार सेम चीज़ बता रहा हूँ, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए पावर का फॉर्मूला -1/f बोलना पड़ा मिरर में, और वो भी एयर में। अगर मीडियम होता -μ/f। तो यहाँ से अपने को समझ में आना चाहिए। अब ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है एक मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर बन चुका है। और फिर इससे क्वेश्चन कुछ भी मिल सकते हैं। इसकी सिल्वरिंग की हुई, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, समझ रहे हो क्या? सिल्वरिंग अलग अलग करेंगे, हो सकता है इसकी सिल्वरिंग की गई है, हो सकता है अपन इसकी सिल्वरिंग कर दें, और हो सकता है फिर अपन सिल्वरिंग दोनों तरफ बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें किसी एक साइड की कर दो। सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर्स आप बताते चलना। तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, तो मिरर के सवाल बन जाएंगे। मतलब आपसे हम ये पूछ लेंगे। अब देखते चलो, आप क्वेश्चन में ये सब नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन बताओ मेरे को। आप लिखिए अगले क्वेश्चन में, आप ये लिखिए, ये इस तरीके से इसकी सिल्वरिंग कर दी गई है, 1.5 ले लो, और फोकल लेंथ क्या? इसकी रेडियस, इसकी रेडियस मान लीजिए, रेडियस इसकी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर,
और इससे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सवाल सॉल्व कर दीजिए भाई। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अपने को सब बताना है, इमेज कहाँ बनेगी, क्या होगा, कैसा होगा, जो बताना हो बता दो। तो इसमें सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी ना तो अब रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये बनेगा तो सर मिरर ही। मिरर में भी कैसा मिरर बनेगा वो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए गड्ढे के, अभी मैंने बाहर मान लीजिए कुछ मीडियम 2 का दे दिया होता, बाहर मीडियम किसका दे दिया होता, 2 का। अगर 2 का मीडियम बाहर होता तो गड्ढे के अंदर रेयर हो जाता, तो क्या इसकी पावर नेगेटिव हो जाती? पावर नेगेटिव मतलब मिरर वो बन जाता कॉन्वेक्स, समझ रहे हो गया? तो वो तो अभी मीडियम 1 है, तो वो सब आपको पहले सिखा रखा है, बड़ा आप फॉर्मूले लगाते जाओ। चलो इस सर्फेस की पावर बताओ, इस सर्फेस की पावर वो बताया था 0.5। 0.5 कहाँ से आया सर? μ2 - μ1 अपॉन आर कितना? 0.2 आया सर। 0.2 कैसे आया? मीटर में ही लिखते हैं सब, ऐसा यूनिट में। क्या इसकी पावर 5/2 डायोप्टर आई है? प्लस में आएगी क्योंकि गड्ढे के अंदर डेंसर मीडियम है ही, लेकिन फिर से बार बार बोला जा रहा है कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जो लाइट इधर आएगी मिरर पे वो लाइट इधर भी जाएगी, तो ये सरफेस 2 बार अपनी पावर दिखाएगा, और ये सरफेस 2 बार अपनी पावर दिखाएगा। तो जो मिरर है, मिरर की पावर वो 5/2 प्लस 5/2 यानी कितनी बन जाएगी? 5 डायोप्टर, 5/2 प्लस 5/2। अगर ये पावर बनी है 5 तो पावर को 1/f कर दो भाई, पावर को कर दो 1/f, और पावर 1/f है। अच्छा 1/f ही, क्योंकि अगर और कोई मीडियम होता तो μ/f। अब लेकिन अपने सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, μ/f है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 20 सेंटीमीटर। सब मीटर में चल रहा था, सब मीटर में, सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज, ये सवाल इस सवाल के जैसा है कि मेरे पास एक क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है मेरे पास, और इस कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है? फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सवाल आप सॉल्व कर लोगे। फोकल लेंथ कितनी होती थी? ये फोकल लेंथ है, इधर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो फोकल लेंथ, मैग्नीफिकेशन निकाल लोगे। एफ़ की वैल्यू कितनी है? एफ़ की वैल्यू है 20। एक्स की वैल्यू सिखाई थी क्या आपको? एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आती थी 10 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो मैग्नीफिकेशन कितना होता था? f/x1, तो कितना आ जाएगा मैग्नीफिकेशन? 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आया, लेकिन ये रीजन 1 2 3 4 में से कौन सा रीजन है? 1 2 3 है। 3 की इमेज कहाँ पे बनेगी? 4 में बनेगी, और 4 में बनेगी तो बड़ी बनेगी, बड़ी बन रही है। मैग्नीफिकेशन 2 आ रहा है, 2 का मतलब 2 गुनी साइज़ की, 2 गुनी दूरी पर, 2 गुनी दूरी पर मतलब इधर बना देना। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो साइज वाइज का तो मतलब है नहीं। 10 है तो कहाँ पे बन जाएगी? 20 सेंटीमीटर पे। रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी? रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी? वर्चुअल ही बनेगी। इधर रियल है, इधर वर्चुअल है, पीछे वर्चुअल। अब वो सब पढ़ाया हुआ है आपको, बस थोड़ा सा आप उसे उसी सीक्वेंस में याद करो। मिरर के, अगर मिरर बन गया ना तो सवाल बहुत आसान है, ओरली हो जाएगा सवाल। वो आप करके दिखा दो। ये सिल्वरिंग के 2-4 केसेस होते हैं, मैं सारे फटाफट बता रहा हूँ, आप आंसर लिखते चलो, ठीक है। इसमें वापस से एक और क्वेश्चन आप ऐसे बना लीजिए, ऐसा कुछ आ जाता, मान लीजिए ये वही 1.5 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, इसकी आर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और इससे मान लीजिए आप, इसको यहाँ पे सिल्वरिंग कर दी गई है, और इससे आप 10 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर से इमेज बतानी है, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, साइज़ वाइज दे सकते हो, इमेज का साइज़ दे दो ताकि आप और एक बार रिवाइज कर पाओ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट मान लेना 2 मिलीमीटर का,
2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वापस से जो जो बोला जा रहा है बताते चलेंगे और समझते चलेंगे। मिरर है ना, लेंस होता तो लेंस में दोनों तरफ से लाइट आ सकती है, इसलिए चक्कर पड़ता है म्यू1 कौन सा म्यू2 कौन सा। अब मिरर में कुछ लफड़ा नहीं है, मिरर के पीछे से लाइट आई मतलब गधा है वो जो लाइट मार रहा है, समझ रहे हो क्या। मिरर के सामने से लाइट आएगी, इसमें कुछ लफड़ा नहीं है, इसलिए लाइट ऐसी आएगी, लाइट इसी तरीके से आएगी। अच्छा इसकी चलिए पावर बता दीजिए, इसकी पावर प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, कि इधर गड्ढे के अंदर रेयर है, माइनस में आएगी। 1.5 माइनस 1 0.5 म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, आर की वैल्यू 0.1, 0.1 कैसे मीटर में आ जाएगी है ना, 10/100 कितनी आ गई -5। अच्छा -5 से क्या देखने को मिला कि इस बार ये अगर डाइवर्जिंग, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर बनने वाला है ना। ये लाइट आएगी भी इधर और टकरा के इधर जाएगी भी। सर इस सरफेस की पावर क्यों नहीं काउंट कर रहे, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की पावर 0 होती है। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो इसकी पावर और जुड़ जाती, बस और कुछ नहीं होता, समझ रहे हो क्या, क्योंकि इससे टकराती तो ये भी एक बार पावर का इस्तेमाल करता, तो वो पावर और जुड़ जाती। तो वो कर लेंगे दोनों तरफ, जब आपको दिख जाए तो वो जोड़ देना। चलिए ये तो अपने पास पॉइंट है ही, तो कितना हो गया फिर, तो इसको अपन ने जो मिरर बनेगा, मतलब ये बनेगा तो क्या मिरर, क्योंकि सिल्वरिंग कर दी है तो मिरर ही बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि। लेकिन मिरर की पावर आएगी -5 क्योंकि इस सरफेस को 2 बार पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। -10 डायोप्टर, और माइनस का मतलब ये बनने वाला है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा तो बना दीजिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाने में चैंपियन हो आप। ये बनाया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर है ये, कॉन्वेक्स मिरर से सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना, 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ सवाल ने दिया हुआ है। अच्छा अपने को इसकी ये फोकल लेंथ अगर निकालते अपन तो इसमें ये आ जाता 10 = 1/f, ठीक है। और यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ जाती, 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 10 आ जाती, प्लस माइनस को छोड़ दो, प्लस माइनस तो केवल नेचर बता रहा है, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 10, लेकिन इस कॉन्वेक्स का f वो इधर होता था भैया, f इधर होता था, भूल मत जाना f इधर है। और अगर f इधर है तो ये 1 2 3 और ये 4 में है, तो 4 की इमेज कहाँ पे बनेगी, 3 में बनेगी, ठीक है ना। सीधी बनेगी लेकिन वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये रियल है, इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी, वो सब याद करना है, 1 की 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, और लेंस में भी यही होगा, इसलिए वो याद कर लो आप। इसमें आप बता दीजिए, इसमें एक मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन तो वो आ जाता 10/20। 10/20 कैसे आया, f/x1, f होता है जो f है, x1 होता है ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी, ऑब्जेक्ट की फोकस से दूरी 20 है। ये सबसे आसान तरीका है, बाकी आप फॉर्मूले लगाना चाहो लगाओ, अपने डायरेक्टली आंसर आएंगे, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि रियल की वर्चुअल बन रही है, उल्टी तो आपने वैसे ही कर दी, इसलिए सीधी बनेगी, यही आंसर आएगा, माइनस माइनस नहीं लगाना है। m कैसा आएगा, 1/2 ही आएगा, पढ़ लेना, सब चीज़ें बता दी हैं, वो बार बार आप लेक्चर देखो। मैग्नीफिकेशन 1/2 के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मतलब हैं कि सीधी बनेगी, सीधी बनी रही है, रियल की वर्चुअल है, उल्टा तो पहले ही बोल दिया, बोला था ना एक बार उल्टी करनी है, तो रियल का वर्चुअल उल्टा कर दिया आपने, अब इमेज उल्टी नहीं बनेगी, इमेज सीधी बनेगी, लेकिन उसकी हाफ हाइट और हाफ डिस्टेंस, हाफ हाइट और हाफ डिस्टेंस ये 10 थी, तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आएगी, बनेगी तो इधर ही, तो 5 पे बनेगी, और 5 पे बनेगी 1 मिलीमीटर की बनेगी, 5 पर बनेगी 1 मिलीमीटर की बनेगी, 5 सेंटीमीटर पर 1 मिलीमीटर। आपसे सब बताए हुए देख लेना। तो अपन सिल्वरिंग, अभी किसको सिल्वरिंग कर रहे थे, अब अलग अलग सरफेस को करते हैं फटाफट। तो ये अगर क्या बोलते थे, प्लेन मिरर की सिल्वरिंग हो गई तो ठीक है। अब प्लेन मिरर के बाद अपन कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग पे आते हैं। तो कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग पे, लेकिन प्लेन मिरर की सिल्वरिंग ऐसे भी हो सकती है, इसमें भी आंसर बता दीजिए आप मेरे को। मान लीजिए ये अपने पास एक लेंस होता है ना, और इस लेंस की पावर लेट से P होती, पावर इसकी लेट से P होती, और इसकी फोकल लेंथ f होती, और हो सकता है इससे चिपका के एक मिरर ऐसे रख दिया जाता है ना। तो प्लेन सरफेस की सिल्वरिंग कर रहे हैं अपन। अब ये मिरर बन गया कि लेंस रहा, वो सब तो समझ में आना चाहिए। रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन ही यहाँ पे भी,
लाइट आएगी, मिरर जाने देगा नहीं इधर, तो बनेगा तो ये मिरर ही सर, ये बनने तो क्या वाला है, मिरर ही। और कैसे बार बार मिरर बोल रहे हो सर, रिफ्लेक्शन हो रहा है सर बार बार। अगर रिफ्रैक्शन होता ना तो बोल देता मैं लेंस बन रहा है। तो ये बनेगा तो मिरर ही। बताइए मेरे को, जब लाइट जाएगी तब भी पी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी लेंस से गुजरेगी लाइट, और इसकी कुछ पावर होती नहीं है, ये तो प्लेन मिरर है, इसकी कुछ पावर नहीं होती है। जब आएगी तब भी पावर पी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये 2p पावर मिरर की, 2p, p पॉजिटिव माना है अपन ने, तो पॉजिटिव में होगा, यानी कैसा मिरर बन जाएगा, वो बन जाएगा भैया कॉनकेव मिरर। सब बता देता मैं, इसमें तुम वैल्यू दे देते ना और इसके आगे कुछ रख देते, ऑब्जर्व सब आ जाएगा। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ क्योंकि पावर डबल हुई है, फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। जब भी मैं ये डबल और हाफ करता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि एयर है दोनों तरफ, है एयर दोनों तरफ। चलिए ये भी तो प्लेन मिरर की सिल्वरिंग हुई, तो और कुछ नहीं हो सकता है, यही होगा, वो आपको बता दिया गया है। इसके बाद आप ये बताइए, कर्व्ड सरफेस की अपन सिल्वरिंग करते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके से, ये मान लीजिए ये होता, और इस बार सिल्वरिंग इसकी की गई है, सिल्वरिंग की गई है इसकी, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस की सिल्वरिंग की गई है। अभी भी बनेगा तो ये मिरर ही, अभी भी बनेगा तो ये मिरर ही। लेकिन बताइए यहाँ से लाइट आएगी, लाइट यहाँ से आई, इस सरफेस की पावर 0, और लाइट टकरा के इससे जाएगी भी, लेकिन इस सरफेस की तो वापस से भी पावर 0। केवल एक बार इससे टकराएगी और इसको अपने जलवे बिखेरने पड़ेंगे। तो कर्व्ड सरफेस की जो पावर होती है वो लिख दो। कर्व्ड सरफेस की पावर वो 1/f भी होती थी। ये कर्व्ड सरफेस जो है ना, ये कर्व्ड सरफेस मिरर है भैया, ये कर्व्ड सरफेस क्या है, ये कर्व्ड सरफेस मिरर है। तो मिरर की पावर लिखनी पड़ेगी अपने को, और मिरर की पावर वो -μ/f या फिर होती थी केवल क्या, 1/f। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केवल मिरर रह जाएगा, और मिरर रह जाएगा, और वो भी इस कर्व सरफेस, तो इसकी पावर μ/f, क्योंकि इससे पहले मीडियम म्यू है ना, तो ये वाला मिरर कहाँ पे है, ये वाला मिरर कहाँ पे है, ये वाला मिरर मीडियम में है। तो μ/f, f को तुम r/2 लिख सकते हो। तो ये अपने पास पावर आने वाली है। मिरर जो है, अगर ये मिरर बना तो मिरर की पावर आपसे कोई पूछेगा तो मिरर की पावर आप आसानी से निकाल सकते हो। जो भी मिरर बन रहा है उसकी पावर इसके मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसी में और क्लियरिटी आएगी, आप और कर्व्ड सरफेस देखते चलो। कभी भी 1/f और μ/f अपन लिखें तो 1 और म्यू वो केवल तभी, एयर हो तो 1 और मीडियम आएगा तो म्यू आ जाएगी। इसी में आप एक पॉइंट और देखते चलो, और अगले पॉइंट में इधर वापस से एक और क्वेश्चन देखो आप। ये इस तरीके से बताइए। अभी इसमें आपको शायद प्लस माइनस का कुछ लोचा दिख रहा हो, वो दिखता रहेगा, अभी कुछ देर बाद समझ में आएगा वो। इधर वापस से देखेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। बस सुनते चलो, जो जो बोला जा रहा है सुनते चलने का, है ना। कॉन्वेक्स मिरर नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो कॉन्वेक्स लेंस ये बनाइए, और सब क्लियर हो जाएगा, लेक्चर पहले कंप्लीट होने दो। तो ये यहाँ पे अपन वापस से इसमें सिल्वरिंग करने वाले हैं, है ना। इसमें अगर सिल्वरिंग करेंगे अपन, सिल्वरिंग इधर करते हैं भैया, इधर इसमें सिल्वरिंग कर दी। अगर इधर सिल्वरिंग कर दी अपन ने, तो सिल्वरिंग करने पर लाइट इधर से आएगी, ठीक है। तो लाइट इधर से आएगी, ये इधर से लाइट आ रही है, तो इस सरफेस से एक बार गुजरेगी, ठीक है। फिर ये मिरर इसे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर ये वापस से इससे गुजरेगी। तो क्या समझ में आया, ये पहली सरफेस थी, ये फर्स्ट सरफेस थी। तो फिर अपन पावर, नेट पावर अगर लिखते तो 2 टाइम्स पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस, 2 टाइम्स पावर ऑफ फर्स्ट सरफेस प्लस
पावर ऑफ मिरर इन मीडियम, पावर ऑफ मिरर इन मीडियम, ये क्या है, मिरर ही है लेकिन कहाँ पे है, मीडियम में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी को एक और तरीके से बोल सकते थे, है ना, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ऐसे, आपको बुक्स में ऐसे मिलेगा कि इसको आप ऐसे तोड़ लीजिए भैया, इसको आप तोड़ लीजिए इसमें और इसमें, बिल्कुल ऐसे भी तोड़ सकते हो आप। लेकिन इसको तोड़ने पे अब क्या होगा, लाइट आई ऐसे टकराई और गई ऐसे, अब क्या होगा, अब आएगा 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, क्योंकि अब इसमें रिफ्रैक्शन होने लग गया ऐसे, है ना, तो ये लेंस बन गया, और प्लस पावर ऑफ मिरर इन एयर, इस बार ये कहाँ पे आ गई है, एयर में आ गई है। आप जो लिख रहे हो, जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, उसको अंग्रेजी में लिख दो, समझ रहे हो क्या, उससे पावर पूरा आ जाएगी सब। और यहाँ पे आपको ये प्लस दिख रहा है ना, केवल आप इन सब में मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड। अगर मिरर है तो मिरर की पावर में आप प्लस माइनस मत सोचिए, मिरर का जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको 1/f μ/f, वो लिखिए आप, वही कंबाइंड पावर मिलने वाली है आपको। इससे पहले भी इसीलिए माइनस नहीं लगाया है, ठीक है, और यही स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको यहाँ पे प्लस ही लगाना पड़ेगा। इधर डेरिवेशन वेरिएशन में जाओगे कुछ उससे बटता नहीं है। इसको मैं एग्जाम्पल लेके सेट करके बता देता हूँ, आप ये दोनों लिख लो। एग्जाम्पल में पावर तुम्हें 36/35 ना मिले तो आप वैल्यूज़ क्या क्या लिखोगे, वैल्यूज़ लिखनी है क्या, कुछ कोई वैल्यू हो मेरे पास, 10 20 1 और 1.5, 10 20 1 और 1.5, उसका सवाल कर लो। ये सब नहीं भी समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे आ रहा है यहाँ पे। बताइए, इस तरीके से इसको वापस से क्वेश्चन में ऐसे बना लीजिए, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 1 1.5 और करिए भैया सिल्वरिंग, इसमें कीजिए सिल्वरिंग, इसमें करिए अपन ने सिल्वरिंग, तो बनेगा तो ये मिरर ही, बनेगा तो ये मिरर ही। अब इसमें आप क्या करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, दोनों तरीके से बता दिया जाएगा। चलो सबसे पहले इंडिविजुअल पावर निकाल लेते हैं अपन। बोलो इस सरफेस की पावर, इस सरफेस की पावर, पावर 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 पावर, हाँ ठीक है। तो इस सरफेस की पावर, तो इस सरफेस की पावर की अगर अपन बात करेंगे तो ये सरफेस के अंदर ही डेंसर है, तो 1.5 - 1, तो 0.5/0.1, पावर कितनी हो गई, +5, ठीक है ना। पावर का ओरली फॉर्मूला बताया, μ2 - μ1/r, वो लगाओगे तभी सारे क्वेश्चन आसानी से होंगे। इसकी पावर, अच्छा इसकी पावर प्लस में तो आएगी, लेकिन 0.5/0.2 यानी कितनी आ गई, 5/2 डायप्टर या 2.5। चलिए अब आपको जैसे भी सवाल करना हो तो हम करते हैं पहले फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, ऐसे अलग अलग नहीं किया, अलग अलग ना करके हमने ऐसे बोल दिया कि सर इस सरफेस से लाइट आएगी भी और जाएगी भी, तो इस सरफेस की पावर का तो क्या कर दो, डबल कर दो। तो इस सरफेस की जो भी पावर है उसका डबल कर दो। तो फर्स्ट सरफेस 2 × 5/2, समझ रहे हो क्या, इस सरफेस की पावर कितनी थी, 5/2, और प्लस यही है ना, बता देना कैलकुलेशन मिस्टेक, प्लस इससे रिफ्लेक्ट हो के आएगी, है ना, तो इससे रिफ्लेक्ट हो के आएगी, ये मिरर है इस बार, और मिरर की पावर मीडियम में वो होती थी μ/f। इसमें वैल्यूज गंदी गंदी आने लग गई, इसको करना चाहिए था सिल्वरिंग, कोई बात नहीं। चलिए इसमें बताओ, इसका μ/f, तो इसका f निकालना पड़ेगा। देखिए ये r है, ये r है, r, तो r तो कितना दिया हुआ है आपको, 10 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो f हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को 1/5 × 100 कर दिया, 5 सेंटीमीटर था उसको मीटर में, और मल्टीप्लाई म्यू से करना ना भूलें। ये तो 1/f है, और म्यू कितना है इसका, 1.5, तो ये कितना हो गया भाई, 5 से 20 आया, 20 × 1.5, 20 × 1.5। अब बता दो, मैथ्स चैम्पियन हो आप, 5 + 30 35 आ रहा है क्या, अगर मैं सही हूँ पॉइंट हटाओगे 0 15 2 30 30 और 5 35, ठीक है।
ये मैं वापस से बोल देता हूँ क्या क्या हुआ है यहाँ पे, हो सकता है आपके तोते उड़ गए हों। देखिए यहाँ पे क्या है, इधर से लाइट आई, इधर से गई, तो इस सरफेस की पावर का तो क्या किया है, डबल किया हुआ है। तो इस सरफेस की पावर का अगर आप डबल करोगे तो 5/2 का डबल हो गया। और ये जो मिरर है, इस मिरर की पावर वो μ/f, क्योंकि मीडियम में है, ये मीडियम में μ/f, तो 1/f कितना होता, वो इसका r/2 किया तो 1/5, वो 5 सेंटीमीटर है, 100 ऊपर चला गया तो 100/5, 100/5 को काटोगे तो 20 हो जाएगा, 100/5 को कैंसिल करते 20, तुम पूछोगे 20 कैसे आया, कैंसिल किया है ना, 5 और 100 को कैंसिल किया 20, और म्यू मल्टीप्लाई किया, म्यू कितना है 1.5, 1.5 कहाँ से आया, μ/f, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, μ/f, इससे ये आंसर आ रहा है, मिरर के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है। और बाकी आप इसमें क्या कर सकते थे, लेंस की जो पावर है उसको भी डबल कर सकते थे, लेंस की पावर उसको भी आप डबल कर सकते हो। सेकंड मेथड में लेंस की पावर कितनी है टोटल, 5 और 5/2, 5 एक सरफेस की कितनी थी, 5 एक सरफेस की कितनी थी 5/2, तो लेंस की पावर 7.5 थी, 5 + 5/2। अब मैं दूसरे तरीके में क्या मान रहा हूँ, ये प्लस ये प्लस ये, तो ये प्लस ये में भी आएगा आंसर। बताइए 35 दिख रहा है मेरे को, आंसर नहीं दिख रहा तुम्हें। देखिए यहाँ से मेरा मतलब लाइट आएगी जाएगी भी, इसकी पावर कितनी थी 7.5 × 2, 15 हो गया, 15। और इसकी पावर कितनी होती है 1/f, सर 1/f क्यों, दूर कर दिया ना आपने, दूर कर दिया तो एयर आ गई बीच में, 1/f, f 5 था, ऊपर 100 आया, 20 और 15 35, ओहो हो, ये सेम आ गया सर, आना भी चाहिए था, नहीं आता तो दिक्कत हो जाती, अभी सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर आ जाएगा जो जो बताया जा रहा है उससे। वैसे इसमें लोग बाग याद करवा देते हैं, फॉर्मूला है, लोग याद कर लेते हैं फॉर्मूला, कि जब भी आप इसमें मिररिंग करोगे तो फिर इसकी जो कंबाइंड पावर होगी वो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ऐसा बोलते हैं। माइनस नहीं लगाना है कुछ, ये जो अपन मिररिंग में निकाल रहे हैं इसकी मिरर की पावर में आपको माइनस नहीं लगाना है, तभी ये आंसर आएगा। एक ही बार सिंगल रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, काउंट कर लेना जो भी आपकी मिररिंग आए, सवाल इसी तरीके से हो जाएंगे सारे ना। यहाँ पे अपन ने माइनस लगाया है जो भी मिरर बन रहा है, और यहाँ पर भी कुछ जो मिरर बन रहा है इसमें माइनस नहीं लगाना है अपने आप, वो डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अपने आप प्लस माइनस आएगा, है ना। अगर मिरर है तो मिरर की पावर μ/f या 1/f वो लगाओ आप, उसे जो भी आंसर आ रहा होगा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर मिररिंग में ये जितने क्वेश्चन है ना, मतलब सिल्वरिंग में जितने भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, क्योंकि इसकी पावर प्लस में आ रही है, तो फिर ये कौन सा लेंस बन जाएगा, कॉनकेव लेंस, जिसकी पावर 35 है, तो 1/35 करके आप फोकल लेंथ निकाल लेना, पावर कितनी आ रही है +35, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/35, उससे आप सब आंसर निकाल सकते हो। चलिए, ये सारी किस्से कहानियाँ किसके थे, सिल्वरिंग के थे। सिल्वरिंग में बस एक ही पॉइंट काम का है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कैसा भी लेंस लुंस कुछ भी आ जाए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस देखो कि किसने कितनी पावर दर्शाई है, बस केवल जब मिरर दिख जाए ना आपको, तो मिरर में माइनस का इस्तेमाल ना कीजिए आप, ठीक है ना। और माइनस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं उसका भी एक लॉजिक है एक्चुअली, कि ये कर्व्ड सरफेस बन रही है एक्चुअली, कर्व्ड सरफेस, जैसे ये कर्व्ड सरफेस थी जिसकी एक तरफ कोई दूसरा मीडियम था, एक तरफ कोई दूसरा मीडियम था, तो कर्व्ड सरफेस की इसकी अपन ने जो मैग्नीफिकेशन निकाला था, मैग्नीफिकेशन वो माइनस में नहीं निकाला था, वो प्लस में निकाला था। तो प्लस में ही आपको लिखना है कर्व्ड सरफेस के लिए। तो ये कर्व्ड सरफेस मानिए, मिरर नहीं मानेंगे तो खुशी में रहेंगे आप। माइनस लगा के आंसर 25 मत कर देना, या 20, 15 -20 -5 ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस में ही आएगा भैया। इसके बाद और भी बहुत सारी ज्ञान की बातें करनी है, और वो ज्ञान की बातें रिलेट करवाने के लिए मेरे को एक सवाल देना है, क्योंकि अब मैं लेंस बताने वाला हूँ मिरर की स्टाइल में। इसलिए आप क्या करो, ऐसे एक क्वेश्चन में बता दो, और जो जो मैं बताऊँ आंसर बताना मेरे को। ये देखिए ऐसे आ रही थी एनर्जी, ये मानिए ये रही एनर्जी, ये मानिए ये रही एनर्जी, एनर्जी मतलब लाइट आ रही है, ठीक है, और लाइट आ रही थी, आने दो लाइट को, तो लाइट यहाँ पे मिल रही थी, और फिर लोगों ने क्या किया, उनसे मिलन देखा नहीं गया,
उन्होंने इसके बीच में रख दिया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस रखा, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। समझ रहे हो क्या? कन्वर्जिंग रेज आ रही हैं और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस मिलन को रोकने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन मिलन तो होगा, इमेज तो बनेगी। कहाँ पे बनेगी वो बतानी है आपको। इमेज कहाँ पर बनेगी वो आपको बतानी है। इसको इनडायरेक्टली ऐसे पूछेगा आपसे, इसको इसी सवाल को ऐसे पूछेगा कि पहले जब रेज आ रही थी तब मिलन हो रहा था स्क्रीन पे ये मिल रही थी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लेंस ले आए तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर देगा तो कहीं पास में इमेज बनने लग जाएगी। तो फिर इस स्क्रीन को कितना शिफ्ट करें कि मिलन वापस से कहाँ पे हो, स्क्रीन पर हो। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। वो तो एक ही बात है, तुम ये डिस्टेंस निकाल लोगे तो शिफ्ट कितना करना पड़ेगा, 20 माइनस ये वाली डिस्टेंस। अभी मैंने डायरेक्टली केवल ये डिस्टेंस पूछ लिया, माइनस तो कर ही लोगे, तो जो भी कुछ पूछा जाए। तो ये ऐसे सवाल कोई भी आ जाएं तो आप इसमें अपने पास फॉर्मूला था, अपने पास लेंस का फॉर्मूला बताया था आपको, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। लेंस का फॉर्मूला बताया था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन प्लस माइनस माननी पड़ेगी। ऐसे ही आ रही है एनर्जी, तो यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही फ्लो की डायरेक्शन है। ये फ्लो की डायरेक्शन, फ्लो की स्पेलिंग तगड़ी है, तो ये हो जाएगी फ्लो की डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये फ्लो की डायरेक्शन है तो वैल्यूज लिख दो। 1/v तो तुम्हें मालूम नहीं है। अच्छा, 1/v माइनस 1/u। u मतलब ये कहाँ पे मिल रहे हैं, ये इस लेंस से 20 पे मिल रहे हैं, लेकिन आगे की डायरेक्शन में मिल रहे हैं, फ्लो की डायरेक्शन में मिल रहे हैं, इसलिए प्लस में लिखना पड़ेगा अपने को। और प्लस में कितना लिखना पड़ेगा, +20। अरे ये वास्तविकता में मिलेंगे नहीं, यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो क्या, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मिलेंगे थोड़ी ना। तो लेंस ले आया आप बीच में, लेकिन वर्चुअली मिल रहे होंगे, है ना। तो वर्चुअली मिल रहे होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट की अब कहाँ इमेज बनने वाली है वो बताना है अपने को। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसके लिए। समझ रहे हो क्या, वो वास्तविकता में नहीं मिलेंगी। अगर कोई नहीं आता तब तो मिल रही होती। अब बीच में तुमने कोई सरफेस ले आई तो वहाँ पे मिलेगी नहीं, उससे पहले ही एक्शन हो जाएगा। और मिलने से पहले ही एक्शन हो गया तो अब आने वाली किरणें मिल नहीं रही हैं, इंसिडेंस किरणें मिल नहीं रही हैं। वो तुमने माना कि अगर इन्हें आगे बढ़ाया जाता, जो बढ़ेंगी नहीं आगे, ये तो इधर उधर कर देगा ना इसको, या तो ये जो रे है इसको ऊपर कर देगा या नीचे कर देगा, तो मिलेंगी कहाँ। तो ये मिल नहीं रही हैं, इसको डैश से दिखाना चाहिए, डैश से। तो डैश से दिखाया नहीं है क्योंकि पहला वाला फिगर था। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो आगे है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सब चीज़ें समझ लेना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ये +20 बराबर 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू 10 दे रखी है। तो 1/v की वैल्यू वो आ जाएगी 1/10 प्लस 1/20। यहाँ से अच्छा, इसको प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि आपको ज्ञान दिया था मैंने, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ज्ञान दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला हुआ है। तो कन्वर्जिंग लेंस है, अंदर का मीडियम 1.5, बाहर का 1 और 1, तो कन्वर्जिंग ही होता है। कन्वर्जिंग की पावर भी पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ भी क्या माननी पड़ेगी, पॉजिटिव। ठीक है, पावर इक्वल्स टू 1/f या μ/f, कुछ भी लगाओगे सब पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए कि कन्वर्जिंग है। अब वो लिखवाया नहीं है, वो आप बार बार सोचो कि कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि आमतौर पर इसका मीडियम क्या रहेगा, इसका मीडियम भारी रहेगा और बाहर जो है वो एयर रहेगी, तो प्लस में आया हुआ है। बताइए यहाँ से ये अगर मैं इसे भी 20 कर दूँ यहाँ पे, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3। बहुत खुशी, क्या ये प्लस में आई है। तो किस डायरेक्शन में मिलेगी, इसी डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी। 20/3 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आगे इधर आएगा, इधर आएगा। तो फिर इनका मिलन होने वाला है। कौन से कलर से मिलन करवाएं, लाल नीला, चलो इससे पीले से करा देते हैं। तो इनका मिलन ऐसे होएगा भैया, ऐसे मिलन हो जाएगा। और कैसा ऑब्जेक्ट बनने वाला है,
रियल ऑब्जेक्ट ही बनने वाला है। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उसी में एक्शन के बाद ये लाइट आगे ही जानी थी और आगे ही मिल रही है। अगर एक्शन से पहले लाइट मिलती तो सर ऑब्जेक्ट में एक्शन से पहले ही मिलनी चाहिए थी, और एक्शन से पहले मिल गई लेकिन एक्शन से पहले नहीं मिली, इसका मतलब वर्चुअल है। ठीक है ना? तो ये v की वैल्यू आ गई 20/3, यहाँ से 20/3, यहाँ से 20/3, तो शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ेगी? 40/3। सही है क्या? 20 माइनस, सही बात है। शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ेगी? 40/3। लेकिन ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे को तो ओरली आंसर पता था इसका, और वो कैसे पता था वो मैं बताता हूँ आपको। ये झपझपाने लग गया तो मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप। ठीक है ना? एक बार बैटरी चेंज कर दे। ये तुम्हें 3-4 में कुछ रीजन समझ में आ रहा है क्या? आप सोच लो ताकि ओरली कर लें सवाल। इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं सारे आसान तरीके, बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्लस है, माइनस है, सब ऊपर से निकल जाएगा। समझ रहे हो गया? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके शॉर्ट ट्रिक से देखते ही आंसर आ जाए आप पे। समझ रहे हो गया? तो मिरर और लेंस सब एक चीज़ है। ये किस मिरर के जैसा है सोचो, आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपन ने ये तो अभी लेंस फॉर्मूला लगाया ही है, लेकिन इसमें आप इस लेंस को बदल दीजिए इसके मिरर से। और मिरर और लेंस दिखने में सेम नहीं होने चाहिए, दिखने में सेम, नेचर सेम होना चाहिए। वैसे जीवन में भी ये बात काफ़ी काम की है, दिखने में कैसा भी हो, नेचर मिलने चाहिए। अगर नेचर मिल जाएंगे तो सवाल हो जाएगा। देखिए ये जो आपके पास मिरर था, ये कैसा मिरर था, मतलब कैसा लेंस था? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या कर रहा था? इकट्ठा ही कर रहा था, कन्वर्जिंग ही था। तो आप इसको बदल दीजिए किससे? इसको आप बदल दीजिए कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है, आंसर भी सेम है, केवल एक ही डिफरेंस है, ये भैया रिफ्लेक्शन करवाता है और ये रिफ्रैक्शन करवाता है। समझ रहे हो? इसीलिए इसको बनाया गया, वरना ज़रूरत नहीं थी कि हमें क्या है, रियल चाहिए कभी इमेजेस, तो रिफ्रैक्शन के बाद रियल इमेजेस इससे बनाई जा सकती हैं। समझ रहे हो क्या? हमें रिफ्लेक्शन इससे, इसका बिल्कुल सेम है, केवल एक डिफरेंस, वही जो रिफ्लेक्शन है। अभी भी सवाल भी सेम हो जाता और ओरली भी हो जाता। ऐसे लाइट आ रही थी, ऐसे लाइट आ रही थी, तो क्या एक्शन से पहले ये मिली? नहीं मिली एक्शन से पहले। एक्शन से पहले नहीं मिली, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है मतलब कल्पनाओं में है, जो कहीं नहीं है वो कल्पनाओं में है। तो ये ऐसे यहाँ पे मिलेगा, इसी को क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था? जितनी भी दूरी पर था, 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ पे F आता था, यहाँ पे C आता था। और अगर आपने पहले लेक्चर लिए हुए हैं तो इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 रीजन में बांटते थे, 4 रीजन में बांटते थे। तो 4 की इमेज कहाँ पे बनेगी? 3 में बनेगी। अभी पूछना मत डाउट कि सर उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे इधर बनी, यहाँ पे इधर बनी, कुछ नहीं पूछने का। पहले मैं पूरा समझा दूँ, ख़त्म कर दूँ, उसके बाद आपके डाउट के आंसर अपने आप आ जाएंगे, बस सुनते चलो एक बार। तो यहाँ पे क्या है कि हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से हमने मैग्नीफिकेशन निकाला, हमें मालूम है मैग्नीफिकेशन में प्लस माइनस मत निकालो, ये 4 की 3 में बनेगी। तो ये वर्चुअल की रियल बन रही है, वर्चुअल की रियल बन रही है, मतलब सीधी बनेगी, और सीधी बनेगी तो मैग्नीफिकेशन प्लस में ही आएगा। ठीक है? और कितना आएगा? F/x1। F कितना दिया था? 10। x1 होता था फोकस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, 10 और 20 30, मैग्नीफिकेशन 1/3, मैग्नीफिकेशन वो 1/3 आएगा। अगर इसका मैग्नीफिकेशन 1/3 है तो फिर 1/3 डिस्टेंस पे बन जाएगी। और कहाँ बन जाएगी मालूम है? 4 की 3 में बनती थी, तो इधर इस तरफ बन जाएगी। और कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी? 20/3। अच्छा 20/3 डिस्टेंस पे बनी, इधर बनी, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी? सर रियल बनेगी, रियल बनेगी, रियल। रिफ्लेक्शन के बाद इधर ही तो जाना था, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर ही जाना है, उधर ही भिड़ रहे हो, इसका मतलब है कि रियल। अब जाना रिफ्लेक्शन के बाद इधर था, लेकिन इमेज बन जाती इधर, तो सर रिफ्लेक्शन के बाद तो इधर जाना था, लेकिन इमेज इधर बना रहे हो, इसका मतलब वर्चुअल बनती वो। लेकिन अभी क्या बन रही होगी? रियल इमेज। अब मैंने क्या बोला? शक्ल पे नहीं जाना है, न जीवन में न ऑप्टिक्स में, शक्ल पे नहीं जाना है, प्रकृति, नेचर। इन दोनों का सब चीज़ें तुम बोलोगे ना, हर चीज़ सेम है, बस दिखने में अलग अलग हैं सब चीज़। क्या यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट था? यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या यहाँ पे रियल इमेज थी? यहाँ पे भी रियल इमेज है। क्या फोकल लेंथ 10 है? यहाँ पे फोकल लेंथ 10 है। कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1/3 था, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन तुम निकाल सकते थे,
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला V बाई यू होता है, V बाई यू, वो भी 1/3 ही आएगा, क्योंकि V 20 और 20/3, समझ रहे हो क्या, मतलब 20/3 और 20, और दोनों एक ही तरफ हैं, यही फ्लो की डायरेक्शन थी। क्या 1/3 आ रहा है सर? इधर भी 1/3 आ रहा है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि इसका रियल किधर होता है। इसका रियल बन तो रियल ही रहा है, तो मेरे को मिरर आता है, लेकिन मुझे मेरे लॉजिक ने बताया कि रियल का मतलब क्या होता है। जैसे ये लेंस है, अब लाइट आ रही है तो लाइट इधर आ रही है और रिफ्रैक्शन होगा इसमें, तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगी? आगे ही जाएगी। अगर आगे ही जा रही है और आगे ही मिल रही है तभी तो रियल इमेज आएगी। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जाती आगे लेकिन इमेज बन जाती इधर, तो फिर उसको बोलते हैं वर्चुअल आप। तो रिफ्रैक्शन होता है यहाँ पे, इसलिए इसका रियल होता इधर है और इसका रियल इधर होता ही नहीं, इसका रियल इधर होता है। सब कुछ सेम है, बस आपको अपनी कल्पनाओं को बदलना पड़ेगा किसका रियल किधर है। और रियल वर्चुअल का फंडा ये है, फ्लो की डायरेक्शन है भैया। अगर एक्शन से पहले मिल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्शन से पहले नहीं मिल रहे हैं तो फिर वर्चुअल बन जाएगा, है ना। एक्शन के बाद इमेज ही आएगी, अब वो इमेज रिफ्लेक्शन में इधर बनती तो वो रियल, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर बन रही है लेकिन लाइट तो इधर आ गई तो वर्चुअल बन जाएगी। तो इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं ओरली कर दूंगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल फंडा क्लियर हो चुका है कि लेंस वेंस में ज्ञान लगाने से कुछ लेना देना नहीं है। ये आसान है ना, 1 2 3 4 f/x1, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेचर प्रकृति बिल्कुल सेम है, प्रकृति रियल ही बनेगी, लेकिन इसकी रियल जिधर होती है उधर ही बनेगी। इसकी रियल इधर ही होती थी सर, तो इधर ही बनेगी, 20/3 पे बन जाएगी, 20/3 डिस्टेंस है। तो आपको याद रखना है कि मिरर और लेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, मिरर और लेंस बिल्कुल एक जैसे। इससे भैया एक ज़बरदस्त पॉइंट आ गया अपने पास, इससे बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट आ गया। बताइए, ये 1 की इमेज 2 में बनाता था, मतलब रियल की रियल, 2 की 1 में बनाता था, फिर रियल की रियल, तो इसने रियल की रियल, 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 फिर बताओ 3 की 4 रियल की वर्चुअल, और फिर 4 की 3 वर्चुअल की रियल। क्या ये वर्चुअल की वर्चुअल बनाता है? ये भी कभी वर्चुअल की वर्चुअल नहीं बनाएगा, वर्चुअल की वर्चुअल कभी नहीं बनाएगा। आपके क्वेश्चन हैं सारे, तो मैं डायरेक्टली मिरर और लेंस का कंपैरिजन कर लूँगा, कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ अब मैं। लेंस ख़त्म है मेरी तरफ से, क्योंकि लेंस इज इक्वल टू मिरर, और मिरर मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन बोलो जो यहाँ पे, और नेचर प्रकृति, प्रकृति इसकी भी प्रकृति क्या है? ये भी किरणों को पास लाती है, ये भी किरणों को पास लाती है, दोनों कन्वर्जिंग हैं, इसीलिए इनकी प्रकृति बिल्कुल सेम है। अभी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, रटना कम पड़ेगा, मिरर से ही हो जाएंगे सवाल। तो ये वर्चुअल को वर्चुअल में नहीं करता, और इसका काउंटर पार्ट जो इसका दूसरा मिरर होता था, किसको हम क्या कहते थे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में वो रियल की रियल कभी नहीं बनाता था। अगर आपको याद नहीं हो, अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने पहले तो ये बना दिया, ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, और ये वाला जो लेंस है, इसमें लिख देना सेम नेचर। सेम नेचर मतलब बिल्कुल सेम बनेगा। और अभी मैं पॉइंट्स लेके बता रहा हूँ आपको, सेम नेचर, सेम नेचर। ये भी वर्चुअल से वर्चुअल नहीं देता, शायद अभी देखा अपन ने, ये भी वर्चुअल की वर्चुअल नहीं देगा, अभी देखा ना अपन ने। वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, इमेज कैसी आई? रियल आई। अब इसके बाद इसका भाई आएगा। मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस होता अपने पास, या कॉन्वेक्स मिरर, अपन इसको बना लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स मान लीजिए मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो था ये किस तरीके का था? ये डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस आ जाएगा। ये डाइवर्जिंग लेंस क्यों था वो भी आपको बताया गया था। ये 1.5 बाहर 1 और 1 मानोगे तो इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी आपसे ये बोला जाएगा इस तरीके से कि ये क्या आ जाएगा, इसका फोकस, ये सेंटर, ये 1 2 3 और 4। तो यहाँ भी क्या होता था, जैसे वर्चुअल की वर्चुअल, वर्चुअल की वर्चुअल तो मिल ही रही है, यहाँ पे 3 की 4 वर्चुअल की रियल और रियल की वर्चुअल। यहाँ पे रियल की रियल नहीं मिल सकती है, ये वाला लेंस भी रियल से रियल में कन्वर्जन नहीं करवा पाएगा, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ये नहीं दे पाएगा, ना ये दे पाएगा ना ये दे पाएगा। तो आपको याद करना है, कुछ आपसे केसेस डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना है अपने को इसमें बेसिकली एक। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में बताएंगे आपको कि एक ऑब्जेक्ट लिया हमने और उसकी हमें इमेज स्क्रीन पर मिली, तो इमेज स्क्रीन पर केवल रियल इमेज ही मिल सकती है। ऑब्जेक्ट रखा, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज
तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज अगर मिल रही है तो कौन सा लेंस लेना पड़ेगा? रियल से रियल ये तो दे नहीं सकता है, इसका मतलब लेंस कौन सा लेना पड़ेगा? इसके ऊपर जो एक लेंस अपन ने बनाया था वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल सेम केसेस आ जाएंगे, वो देख लेना। इसी में आप 2-3 काम की बातें और देख लो फटाफट। अपन इसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, सेम मिरर जैसे फॉर्मूलेज हैं। तो ये अपने पास ना ट्रांसफर्स का मतलब मैंने डिटेल में आपको बता दिया था जब अपन मिरर पढ़ रहे थे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लीजिए, जो भी इसके परपेंडिकुलर दिखे, ये भी इसके परपेंडिकुलर है तो ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन, ये भी इसके परपेंडिकुलर है ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए, ये लेंस फॉर्मूला लिखा 1/v माइनस 1/u 1/f, और बताइए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u आया था। मैग्नीफिकेशन, ये कौन सा मैग्नीफिकेशन था? ये था ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। नहीं समझ में आए तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है भैया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसा कोई लेंस है, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको जो भी कुछ दिख रहा है इसका जो मैग्नीफिकेशन होगा उसी को अपने को क्या बोलना है? m है, वो v/u है, ठीक है। इसी में आप ये बताइए v की वैल्यू m इंटू यू आ जाएगी, और अगर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये dv/dt मतलब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाती, इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सी वेलोसिटी है ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। वहाँ पे शायद माइनस आता था क्योंकि मिरर में मैग्नीफिकेशन कितना होता था? माइनस v/u होता था, समझ रहे हो गया, इसलिए वहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, समझना पड़ेगा। इसके बाद फिर से बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें, सेम फॉर्मूले आने वाले हैं। सेम फॉर्मूले क्यों आएंगे वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लेंस और मिरर बताए ना, वो बिल्कुल एक ही काम कर रहे हैं, नेचर एक ही है, इसलिए फॉर्मूले सेम ही आएंगे। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप करिए विद रेस्पेक्ट टू v या u, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दीजिए, dv/du विद रेस्पेक्ट टू u कर दीजिए, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1/v², और dv/du बन जाएगा, और माइनस, ये माइनस था यहाँ पे, है ना, तो 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u² और प्लस 1/u² बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dv/du की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी आपके पास? v²/u²। देखिए ये टर्म इधर आ जाएगी, v² ऊपर चला जाएगा, v²/u² m² आ जाएगा। ये dv/du ये लॉन्गिट्यूडनल है, छोटे साइज का कोई ऑब्जेक्ट du, इमेज उसकी बनी dv, तो वही साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था आपको, वही है। वो कितना आ गया है? m² आ गया है। तो ये याद करेंगे, ये कौन सा मैग्नीफिकेशन आ गया है? ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आया है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश आया है ये। और पहले भी यही फॉर्मूले थे, लेकिन पिछले फॉर्मूले में -m² था, मिरर में देखोगे ना तो -m² था। यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे प्लस था इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया था, अभी यहाँ पे माइनस है इसलिए इधर क्या आ गया प्लस। यहाँ से एक और बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी जो अभी समझ में आ जाएगी। आपको बताइए ना, प्रकृति के बारे में बता रहा था मैं, नेचर के बारे में, यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आई है ना। फॉर्मूले याद कर लेना, ट्रांसफर वेलोसिटी। तो यहाँ से अपन ये dv बराबर m² du लिख सकते थे, और दोनों तरफ अगर dt से डिवाइड करता, इसको भी dt से डिवाइड कर दिया अपन ने dt से, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सर कभी तो m टाइम्स हो जाती है, कभी m² टाइम्स हो जाती है। ये तो मिरर में भी हुई थी, ये लॉन्गिट्यूडनल ही है, समझ रहे हो क्या। वही विद रेस्पेक्ट टू लेंस आ जाएगी, वहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू मिरर थी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? विद रेस्पेक्ट टू लेंस। m² कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? m² नेगेटिव नहीं हो सकता, वहाँ पे हमेशा माइनस आता था, -m²। माइनस का मतलब ये होता था कि डायरेक्शन अपोजिट, जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा था ऐसे तो इमेज आ रही थी ऐसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। m² मतलब पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे तो इमेज भी जाएगी ऐसे,
ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, हमेशा। इसका इम्प्लीकेशन है अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे, अक्ष पे बात कर रहे हैं तो वो लिख लेना यहाँ पे। प्रतिबिंब व वस्तु सदैव अक्ष के अनुदिश समान दिशा में गति करेंगे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल मूव इन सेम डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। ऑब्जेक्ट और इमेज, वस्तु व प्रतिबिंब अक्ष के अनुदेश सदैव समान दिशा में गति करेंगे। ये एम स्क्वायर बता रहा है अपने को। वहाँ पे एक एरिया वाला भी आया था, सुपरफिशियल भी आया था, एरिया वाला, उसका फॉर्मूला आया था कि एरिया जो इमेज का बनेगा वो एम स्क्वायर टाइम्स एरिया बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। वही सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया लेंस, ये आ गया लेंस, यहाँ पे ये बन गया इस तरीके से कोई एरिया। बताइए ये वाली साइड प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? कल भी मतलब पिछली बार भी समझाया था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ये है, ये परपेंडिकुलर दिख रही है, ना परपेंडिकुलर। तो इसमें जो मैग्नीफिकेशन होगा वो m होगा। अगर ये l था तो इमेज बनने के बाद m इंटू एल बन जाएगा ये। क्या ये वाली साइड भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये भी ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन m टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी कितना बन जाएगा, h है तो बाद में कितना बन जाएगा, m इंटू एच। तो पहले एरिया कितना था, l इंटू एच, तो इमेज का एरिया m इंटू एल, m इंटू एच, यानी एरिया इमेज का m स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑब्जेक्ट का। अगर m अपने को निकालना पड़ेगा, m मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन लेंस का वो बताया हुआ है v बाई यू आता है ना, f माइनस वी बाई एफ या f बाई एफ प्लस यू। भाई ये सब फॉर्मूलेज अगर नहीं पता हो तो फॉर्मूलेज आप लिख लेना। मैग्नीफिकेशन v बाई यू था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v बाई यू। v बाई यू आ गया तो ये फॉर्मूले कैसे लिखें, वो v की वैल्यू रख देना 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ से, इसलिए ये फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मिरर में दोनों जगह माइनस माइनस होता था, है ना, तो वो जो भी आंसर आ जाए। चलिए ये आ गया। इसमें एक ही पॉइंट आप बता सकते हो मेरे को, अगर वॉल्यूम की बात करें अपन, वॉल्यूम जैसे मान लीजिए ये हाथ रखा होता और आगे कोई लेंस होता, ठीक है, तो इसमें ये वाली जो साइड दिख रही है, ये वाली साइड प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मान लो, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मानी तो ये वाली साइड तो परपेंडिकुलर है ना, लंबवत है, तो इसका तो ट्रांसफर ही हो जाएगा, मतलब m टाइम्स हो जाएगी, ये m गुना हो जाएगी। ये वाली जो ऊंचाई दिख रही है ये भी m गुना हो जाएगी। लेकिन ये कुछ मोटाई दिख रही है ना, ये मोटाई जो है ये क्या है, अक्ष के अनुदिश है, अलोंग द एक्सिस है, तो ये मोटाई का क्या होगा, m स्क्वायर। तो आयतन या वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा, m की पावर 4, क्योंकि m की पावर 4 क्यों हो जाएगा, मोटाई वो तो हो जाएगी कितनी, m स्क्वायर टाइम्स, और हाइट भी m टाइम्स, और जो विथ आई है वो भी m टाइम्स। तो एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है ना वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया तो कितना हुआ, m स्क्वायर गुना, और जो मोटाई है वो कितने गुना हो गई, m स्क्वायर गुना। तो आयतन कितने गुना होगा, वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम कोई पूछ रहा है आपसे, तो वॉल्यूम बेसिकली जो होगा, वॉल्यूम इमेज का वो m की पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। सब स्मॉल के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, ये मान लीजिए बड़ी चीज़ें हो जाती तो dv बाई डी यू काम नहीं करेगा, फिर तो हर पॉइंट की इमेज निकालो, पहले इस पॉइंट की इमेज निकाली, फिर दूसरी पॉइंट की इमेज निकालो, फिर देखो भैया कितनी बड़ी हो गई, कितनी छोटी हो गई। लेकिन अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये dv बाई डी यू वाला काम कर जाएगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ही आएंगे। तो ये तुम्हें याद करना है। इसका मतलब समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। बताइए मेरे को, ये अपने पास कोई लेंस है, ये वेलोसिटी इधर होती u और ये वेलोसिटी इधर होती v, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इमेज होती, इमेज की ये ट्रांसफ़र वेलोसिटी जो होती है ये m टाइम्स हो जाती है, m टाइम्स। अगर मान लीजिए m प्लस होता तब तो इधर ही होती, लेकिन m की वैल्यू माइनस होती तो ये mu किधर आ जाता, नीचे। समझ रहे हो गया, ट्रांसफ़र वेलोसिटी v की मतलब अपन ने बताई थी, m की वैल्यू कितनी बताई थी, v बाई यू बताई थी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई थी, m इंटू यू। तो यही क्या बन जाएगी, वेलोसिटी इमेज की बन जाएगी।
वो m टाइम्स वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की। ये ट्रांसफर वेलोसिटी है, तो m पॉजिटिव हुआ तब तो सेम डायरेक्शन में, और m नेगेटिव हुआ तो ये वाले वेलोसिटी किधर हो जाएगी, अपोजिट, है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन, वो मैं लिख देता हूँ, इसकी डायरेक्शन वो डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी किस पर, m पर। अगर वो प्लस है तो ऊपर और माइनस है तो नीचे। लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी हमेशा m स्क्वायर टाइम्स v ही होगी, और इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि m स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए ये वाली वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, और कितनी रहेगी, m स्क्वायर रहेगी। क्वेश्चन मिलने में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगी, उसको तोड़ ओड़ के करना पड़ेगा, हो जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। कुछ डिस्टेंस देंगे हम आपको कोई डिस्टेंस दे देंगे यहाँ से, ये किसी दूरी पर है, तो ओरली ये दूरी निकाल लेना, इसको कॉनकेव मान लेना, कॉनकेव मिरर बता देना फोकस से कितनी दूरी पर है, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, पता लगेगा 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी कितनी दूरी। अगर रियल से रियल बन रही होगी तो कहाँ बनाओगे अभी बता भी देता हूँ मैं आपको, बट सब हो जाएगा। जो अभी छोटे मोटे फॉर्मूले बताए ना वो आप ज़रूर इसमें देख लेना। इसके बाद है ना, m का मतलब ये सब आ ही चुका है आपको। अब इसमें आप एक ये बात और बता दो मेरे को, ये जो अपन रिलेट कर रहे हैं ना, है ना, ये आप इस तरीके से बता दो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे होता है भैया f, और f के आगे c होता था, c ना लिख के यहाँ पे 2f लिखेंगे, और यहाँ पे भी f और ये 2f। c क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे दो सेंटर होने वाले हैं, ये भी तो एक है, इसका सेंटर इधर, ये भी तो है, इसका सेंटर इधर, तो कौन सा सेंटर ज़्यादा प्यारा है, कोई प्यारे नहीं है। ये दोनों को 2f लिख दिया अपन ने, समझ रहे हो क्या। c की दूरी 2f ही तो होती थी, लेकिन सेंटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों तरफ 2f मिलेगा अपने को। एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। जितनी भी जगह आपने f का इस्तेमाल किया है वो सब है सेकंड फोकस, मेन फोकस। उसके बारे में बात बाद में करूँगा मैं, जब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बताऊँगा तब। अभी आप इसमें ना जो रिलेट कर रहे हो केवल वो बता दो, है ना। तो यहाँ पे बताइए मेरे को कि ये अपन इसको कैसा मान सकते थे। इसके नीचे मैं बना देता हूँ आपको ताकि कोई तकलीफ ना हो। इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ सर, ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है, ये और ये क्या है, बिल्कुल सेम है। नेचर, प्रकृति दिखने में अलग अलग हो, दिखने में तो अलग अलग हो, भगवान ने अलग अलग बनाया सबको, दिखने में अलग अलग होगा, लेकिन नेचर एक जैसी, दोनों गधे, समझ रहे हो, दोनों इंटेलिजेंट, तो नेचर सेम। इसमें क्या है, ये है f, ये है c, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। जो जो बोला जाए बता देना ताकि आपको इमेज निकालने में कोई तकलीफ ना हो। बताइए 1 की 2 में बनती थी, तो 1 मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्योंकि रे इधर ही आती थी तो यही रियल रीजन था इसका। लेकिन यहाँ ना रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इसका रियल जो होगा ना वो इधर आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद किरणें इधर जाएंगी, और अगर इधर ही जा रही है, इधर ही मिल ली तो वास्तविकता में मिल ली। अब जा इधर रही हैं लेकिन मिलन इधर हो रहा है, तो मतलब कल्पनाओं में मिल रही हैं, वर्चुअल हो गई। तो इसके लिए रियल क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, क्या ये 1 में ऑब्जेक्ट था, 1 में ऑब्जेक्ट था, तो 1 की तो 2 में बनेगी, वो 2 वो छोड़ो, प्रकृति बोलो, प्रकृति रियल बनेगी सर, रियल। और रियल कहाँ पे बनेगी, f से 2f के बीच में, लेकिन इसका रियल सर यहाँ है, इसका रियल इधर है, तो अभी भी वहीं बनेगी 1 की 2 में, लेकिन उसका 2 ये हो गया है अब, तो ये f से 2f में बनेगी। अच्छा, रियल की रियल बनती थी सीधी उल्टी, तो रियल में रियल तो उल्टा तो आपने बोला नहीं, मतलब उल्टी बनेगी सर, तो उल्टी बनेगी तो ऐसे बना ली उल्टी भैया, ठीक है। इन्फिनिटी पे होते, इन्फिनिटी क्या बनती, फोकस पे बनती, चिन्नी मुन्नी सी बनती, ऐसे बन जाए, छोटी सी, उल्टी क्यों बनाई, सब पहले बताया हुआ है। रियल रियल तो एक बार तो उल्टी करनी पड़ेगी, कर दी उल्टी सर। उसके बाद बताइए यहाँ से हम C तक आ गए, अब यहाँ से आप C पर आए हो ना, तो ऑब्जेक्ट सेम ही साइज का है, यहाँ से आप C पे आ गए हो। बताओ यहाँ पे, तो ये बताओ अपन किस डायरेक्शन में बढ़े, अपन ऐसे बढ़े ना आगे, तो आपको बताया ना लॉन्गिट्यूडनल इमेज भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो C की C पे ही बनेगी। लेकिन रियल बनती थी कि नहीं बनती थी, रियल ही बनती थी, लेकिन उसका रियल इधर है, इसलिए बनेगी अभी भी यहाँ पे। और ना अब साइज़ इसका बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन वो 1 होता था, साइज़ उसकी क्या होती थी सेम, नेचर वेचर सब सेम है, सब सेम है। रियल की रियल ही बन रही है, लेकिन इसकी रियल इधर है भैया,
उल्टी बननी थी रियल की रियल, इधर बन गई उल्टी। क्या दोनों, देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इमेज है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? भैया चलने भी चाहिए थे, क्योंकि सर आपने फॉर्मूला प्रूफ किया है अभी m², चलने चाहिए थे। चलिए इसके बाद आप कहाँ पे आ गए? 2 में आ गए, ठीक है। अब वो सब चीज़ें लिखवा नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल भी बनेगी, उल्टी भी बनेगी, छोटी भी बनेगी, वो सब पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप सेकेंड रीजन में आ गए, तो सेकंड से मतलब फर्स्ट में बनने लग जाएगी। अभी भी तो रियल ही बनेगी, अभी भी यहाँ पे 2 की कहाँ पे बनती थी? 1 में रियल बनती थी कि नहीं बनती थी? तो इसका रियल यही है सर, रियल, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो रियल आगे चला गया, रिफ्लेक्शन होता तो रियल पीछे आ जाता। तो अभी भी यहाँ पे बनेगी, लेकिन जब 2 की 1 में बनती थी तो बड़ी हो जाती थी। तो अब यहाँ पे तो सेम साइज़ था, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सेम साइज़ की हो गई थी, जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट था उसी साइज़ की इमेज बन गई। लेकिन इसके आगे जब आप आओगे f तक, तो f से ये बड़ी होते होते कहाँ पे? इन्फानाइट पे पहुँच जाएगी। समझ रहे हो क्या? इधर जाते 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 इधर आ जाएगी। अब बताओ 3 की बनती थी 4 में, समझ रहे हो ना? 3 की किधर बनती थी? 4 में बनती थी। तो 3 की 4 में बनती थी, वही 3 की 4 में बनाने वाले हैं अपन। एक सिंपल सा पॉइंट बताओ पहले मेरे को, इससे 3 से 4 में आएंगे अभी अपन, कुछ देर में आएंगे। आपको ये समझ में आया कि दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में m² आ ही रहा है। आप मेरे को वेलोसिटी बताओ, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f आया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f आया, इन्फिनिटी से 2f मतलब बहुत ज़्यादा चला, तब इमेज केवल f से 2f गई। इसका मतलब ये धीरे चल रही है और ये ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है? तेज चल रहा है। तो शुरुआत में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है। वो चला यहाँ से चलते चलते कहाँ तक आया? 2f तक, और वो f से चलते चलते कहाँ तक गई? 2f तक। अब यहाँ पे इस 2f पे ना दोनों की वेलोसिटी सेम है, क्योंकि m की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ इमेज। बताइए पहले दोनों पास आ रहे थे कि दूर जा रहे थे? क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए पास ही आ रहे होंगे। पास आते ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से 2f चले, तो इमेज कहाँ से कहाँ गई? f से 2f ही गई। अनंत से इन्फिनिटी से आए 2f तक, और उतनी ही देर में रोते पीटते केवल f से 2f। तो ये तो बहुत धीरे धीरे रेंग रहा होगा और दौड़ रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी तेज है, तो डिस्टेंस कम हुई होगी। बताइए कम होते होते इनकी डिस्टेंस ना 4f हो चुकी है, ये भी 2f, ये भी 2f, कितनी हो चुकी है? 4f हो चुकी है। अब डिस्टेंस बढ़ना चालू होगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट केवल 2f से f जाएगा, लेकिन इमेज f से इन्फिनिटी। अब कौन तेज हो जाएगा? अब इमेज की वेलोसिटी इसके आगे, इमेज की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी किससे? ऑब्जेक्ट से। डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। तो पहले डिस्टेंस कम हुई, कम होते होते दोनों के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस कितनी आई है? 4f। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड में यूज़ करूँगा मैं, कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो उनकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है भैया? 4f होती है। बिल्कुल लॉजिकली, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के बताया आपको, आप लॉजिक लगा लीजिए। कुछ और ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, वो सब कुछ नहीं करना है। आप सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वेलोसिटी इन्फिनिटी से 2f तेज ही चल रही होगी, तो यहाँ पे इससे पहले वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या रही होगी? ज़्यादा रही होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज से। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और इमेज की क्या हो गई होगी? सेम हो गई होगी। और इसके बाद फिर ये इमेज निकल जाएगी आगे, डिस्टेंस क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट निष्कर्ष आया है जिससे डिस्प्लेसमेंट मेथड समझाया जाएगा, वो आप स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाले हो। समझ रहे हो क्या? उसको डी लिखते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f दिख रही है सर मेरे को। ऐसा होने पर क्या मिलेगा? रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज मिलेगी। तो बोलेगा आपसे कि आपको कौन से लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। तो ये अपने पास, और इसके आगे जाना चाहो तो वो 3 की 4 में बन जाएगी और 4 की 3 में बन जाएगी। नेचर देख लेना, नेचर 3 की 4 में बन रही है, लेकिन 4 में ना वर्चुअल बन रही है, तो इसकी वर्चुअल इधर होती है, तो इधर बन जाएगी।
ठीक है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। आप इस ये जो समझाया गया इससे सब आ जाएगा, और भी लिखवा दूंगा मैं, टेबल बनवाने की बात है तो वो भी बना लेंगे। अभी बस ये एक काम की बात आप याद रखो कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, बताओ, एक तो रियल की रियल वो कॉन्वेक्स दे ही नहीं सकता था, कॉन्वेक्स मिरर वो रियल की रियल नहीं दे सकता था, बताया था ना आपको। तो आपसे ये जो पॉइंट है याद रखना है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अगर 4f से ज़्यादा है तभी आपको क्या मिलेगी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिलेगी। तो आपको, क्योंकि क्लास अपने को वाइंड अप करनी है, आप एक लास्ट पॉइंट में ये बता दो मेरे को, जो चीज़ें बताई हैं इनको रिलेट करके लेंस थ्योरी कंप्लीट कर देंगे अपन। ये ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पे, है ना, और क्वेश्चन ने बोला कि स्क्रीन पर इमेज मिलेगी, स्क्रीन पर इमेज है, स्क्रीन पर केवल रियल इमेज ही आ सकती है, याद होना चाहिए, ये दिया नहीं है। स्क्रीन पर अगर इमेज आ रही है इसका मतलब है कौन सी इमेज है, रियल। ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपसे पूछा कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे आप, पहले तो ये पूछा विच लेंस, कौन सा लेंस। तो भैया आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये तो सर रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल इमेज, तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिल रही है। रियल की रियल केवल कॉनकेव मिरर देता था, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा होता है। तो इनके बीच में मिरर नहीं रख सकते ना, क्योंकि मिरर रखोगे तो लाइट इधर चली जाएगी, आगे रिफ्रैक्शन होना चाहिए। इसीलिए नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर वो पहले तो मैंने लिखा ऐसे मन में सोचा, कॉनकेव मिरर वो देता है रियल की रियल, और कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग नेचर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का है। तो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो क्या, रिलेट है। ये तो मेरे मन के ख्याल हैं, ये मेरे मन के ख्याल हैं, क्योंकि मेरे को मिरर से ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैं पहले मिरर सोचता हूँ फिर लेंस के बारे में सोचता हूँ, ताकि दो तीन थ्योरी नहीं बनाने पड़े ना, एक थ्योरी से आंसर आ जाए। तो रियल की रियल वो इस तरीके से मिल जाएगी, और आपको बोलेगा इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए ये दूरी दे देगा 100 सेंटीमीटर, तो D शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 4f। f की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर से, 25 सेंटीमीटर से छोटी अगर फोकल लेंथ है तब ये संभव है ना। 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ होगा तो ये रियल का रियल संभव है। इसमें फॉर्मूलेज आएंगे, लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूलेज आएंगे, उसमें तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, आंसर जरूर निकाल लोगे, मैं इसमें चैंपियन हूँ। इसलिए मैं कुछ और चीज़ें बता दूंगा जिससे तुम्हें उस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप इसमें अभी जितना बताया ना उसको देख लो। अगली क्लास में अपन इस सब को वाइंड अप कर देंगे, केवल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो बाकी रह जाएंगे, थोड़े बहुत वो चालू ज़रूर कर देंगे। और ये जो डिस्टेंस 4f से बड़ी है, इसी से अपन ऑब्जेक्ट आई पीस वाई पीस सब यहीं से निकालेंगे अपन चीज़ें। चलिए, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।